लम्हों की फुहार में भीगता वली अब वापस गाड़ी में आकर बैठा तो चंदा में मारूख का चेहरा इसकी याद के स्याह पर्दे पे चमकमाता रहा। इसकी वो हैरत के रंग में ढली शायद रंग आँखों ने तो इसे कहीं वहीं कैद कर लिया था। इसने ज़िंदगी में दूसरी बार से इतने करीब से देखा था और पहले कब ऐसा हुआ था जिसे जैसे ही इसने याद करना चाह चंद सालों पहले आई एक शाम इसके आसपास बिखर गई। इसे यूँ इतने करीब से नहीं देखना नहीं चाहता था क्योंकि इसे इस तरह देखकर वो खुद से हमेशा दूर चला जाता था। इसने नचला लब दाँतों तले दबाकर अपने बेकाबू होते दिल को बस में करने की कोशिश की। फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारे रास्ते अमल के ख़याल ने इसका साथ नहीं छोड़ा था। सारे रास्ते वो उसके अंदाज़ व अतवार पर गौर करता आया था। कभी तो वो इसे इतना झिझकती थी कि हद नहीं और कभी हाँ, इसे फिर से कुछ याद आया तो मुस्कुरा दिया। कभी वो इसके साथ यूँ पेश आती गोया कोई ज़ालिम शहज़ादी अपने किसी ज़रख़ेज़ ग़ुलाम पर बरस रही हो। मगर इसे इसके ये दोनों अंदाज़ अज़ीज़ थे। क्योंकि इसका हर अंदाज़, हर तरीका बहुत बावक़ार, बहुत पुरकशिश था। इसे फिर से इसका घबरा कर भागना याद आया तो खुद ब खुद उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए और वो जो इसे नज़रअंदाज़ करके बेजान को पुकारा था इसने, वली ने मुस्कुराते हुए मोड़ काटा। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो दोबारा डेरे पर मौजूद था। इसने कार का दरवाज़ा बंद किया और निस्वारी आँखों से चश्मा उतारते अपने ऑफ़िस में दाख़िल हुआ। अंदर मौजूद शाहनवाज़ और मोहसिन इसे देखकर यकदम ख़ामोश हुए थे। इसने संजीदगी से एक नज़र दोनों को देखा और फिर टेबल के परे लगी कुर्सी पे जा बैठा। अब बोल भी दो शाहनवाज़, क्या मसला है? इसने टेबल के दराज से झुककर फ़ाइल निकालते हुए सुकून से कहा तो शाहनवाज़ ने सटपटा कर मोहसिन को देखा। वो वली सर, शाहनवाज़ ने गला खंगारा। वली के चलते हाथ सुस्त हुए थे। हाँ कहो। वो वली सर, थोड़ी देर पहले ही नाजिया बीबी आई थी, कह रही थी कि वली को बुलाएं। हमने कहा वो तो हवेली गए हैं। हमने कहा भी कि थोड़ा इंतज़ार कर लें मगर वो नहीं मानी और आपके आने से पहले ही निकल गई। क्या आपने उन्हें देखा है हवेली में? आपकी मुलाकात हुई उनसे? वली की पेशानी शक्न आलूद हुई। इसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल सामने टेबल पर रखी और फिर इसी संजीदगी से शाहनवाज़ को देखा। अगर वह दोबारा आए और मैं यहाँ ना मौजूद हूँ तो उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसकी आवाज़ में हद दर्जा रुखाई थी। शाहनवाज़ ने सरक से सर हिलाया। जी, जी, सर जैसा आपका हुक्म। लेकिन सर फिर मतलब अगर उन्होंने आगे हसन साहब को शिकायत कर दी तो? या फिर सरदार बाबा को? इस सब में मैं खुद निपट लूँगा। जी सर, जैसा हुक्म आपका। अच्छा वली सर एक बात और, जो अलामुद्दीन साहब की बेटी का केस है इसकी आखिरी पेशी है कल, आप जाएँगे? इसने सर को ख़म दिया। हाँ, मैं भी जाऊँगा मगर इस बात को यकीनी बनाओ शाहनवाज़ कि फ़ैसला दीन साहब की बेटी के हक़ में ही आए। इसने तंबिया की और फिर मोहसिन की जानिब मुतवज्जह हुआ। क्या रिपोर्ट्स हैं नूराबाद वालों की? सर वैसे देखने में तो सब ठीक है मगर मुझे लग रहा है जैसे कुछ है, कुछ पक रहा है अंदर। इतनी आसानी से बख्शने वाले लोग नहीं हैं वो। आप पिछली दफ़ा हाशिम साहब से मिलने गए थे क्या? इसने बहुत मोहतात होकर ये सवाल किया था मगर वली के चेहरे के तासुरात में कोई बदलाव वाक़या नहीं हुआ। मिला था लेकिन इस सब से क्या ताल्लुक़ है सर? इसने आगे बढ़कर वली की टेबल पर ख़ाकी लिफ़ाफ़ा रखा। मैं जितने दिन नूराबाद वालों पे रखता रहा हाशिम सर मुझे इनके पास उठते-बैठते दिखाई दिए और दूसरी जानिब हसन शाह खुद आपके सामने नहीं आया बल्कि इसने आपके सामने एक ऐसे आदमी को बिठाया जो शक्ल से ही गुंडा लगता है। शायद सिर्फ़ इसलिए कि ताकि वो आपको खौफ़ज़दा कर सके, मगर आपने ऐसा नहीं किया और फिर हैरत की बात है कि उन्होंने अगले दिन ही आपको पैगाम भेज दिया कि वो ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मोहसिन बहुत ज़ीरक था, अगरचे इसकी उम्र कम थी मगर वो लोगों पर चेक रखने में बहुत माहिर था। वली ने इसकी बात पर ख़ाकी लिफ़ाफ़े से तस्वीर निकाल कर देखी और वो सारी हाशिम हसन शाह की तस्वीर थी। जानता हूँ कि कुछ तो मसला है लेकिन मुझे ये भी पता है कि फ़िलहाल इनकी दुखती रिएक्शन है। अभी सिर्फ़ इन्हें इसी कमज़ोरी के ज़रिए काबू किया जा सकता है मगर वो अपने बदले नहीं छुड़ा करते। मैं इससे भी वाकिफ़ हूँ। तुम्हारा क्या ख़्याल है नवाज़? इसने समझ कर कहते हुए यकदम शाहनवाज़ से पूछा तो वो इसे अदब से कहने लगा, सर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा तजुर्बा है वो आप पर हमला कर सकते हैं और सबसे अजीब बात जो मुझे इस वक़्त महसूस हो रही है वो ये है कि ये सिर्फ़ ज़मीनी झगड़ा नहीं है, इन्हें आपसे कोई ज़ाती ख़ार है। और इस बात को तो वली अच्छे से जानता था कि वो ज़ाती ख़ार कहाँ से थी। क्या आपका नूराबाद वालों से कोई पुराना झगड़ा है? शाहनवाज़ ने इसे रुक कर पूछा तो इसे सर खुद ब खुद नफ़ी में हिलाया। नूराबाद वालों से नहीं अलबत्ता इससे झगड़ा है जो नूराबाद वालों का जिगरी यार है। इसके इशारे पर शाहनवाज़ और मोहसिन दोनों ने मुत्तफ़िक होकर सर हिलाया था। हमारी ज़मीन का मसला तो हल हो गया है सर मगर आपको अपनी हिफाज़त करनी होगी। इनका इलेक्शन टलने के बाद न जाने क्या सोचे बैठे हैं वो लोग। आप पर ज़ाती हमला भी किया जा सकता है, आपको जिस्मानी नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। शाहनवाज़ ने इसे खबरदार किया जिसे इसने सर झटक कर उड़ा दिया।
कुछ नहीं होगा, मेरे मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखें कहीं सरदार बाबा को या हवेली में से किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। और अभी तुम इनकी निगरानी छोड़ो क्योंकि इनके हाथ-पाँव फ़िलहाल बंधे हुए हैं, बस इलेक्शन के बाद इन पर नज़र रखना। इसने बात ख़त्म करके सामने रखी फ़ाइल खोली तो मोहसिन बाहर की जानिब बढ़ गया। अलबत्ता शाहनवाज़ एक और ख़ाकी लिफ़ाफ़ा लिए इसके टेबल पर रखकर सीधा हुआ। वली ने सवालिया अबरू उठा के पहले लिफ़ाफ़े और फिर शाहनवाज़ को देखा। सर, ये नफ़ीस अहमद की मालूमात है। इसके बताने पर वली ने ख़ाकी लिफ़ाफ़ा उठाया और टेबल के दराज़ में डाल दिया। अभी इसके मामले को रहने दो नवाज़, और अब तुम जा सकते हो। इसके हुक्म जारी करने पे शाहनवाज़ ने समझ कर सर हिलाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। नाजिया उँगलियाँ आपस में फँसाए बहुत बेचैनी से लॉन में ठहर रही थी। जब वो हवेली पहुंची तो इसने वली को गाड़ी में बैठकर जाते देखा था, लेकिन इसे आवाज़ देकर मुतवज्जा करने या बुलाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। वो खौफज़दा होकर पैर पटकती हवेली के अंदर बढ़ी तो सामने आती इसकी माँ ने इसे तेवर बखौर देखे। क्यों बेटा, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुम यूँ इस तरह पैर ज़मीन पर मारकर चल रही हो? इसने बेचैन सी सांस खारिज करते अपनी माँ को उकता कर नज़रअंदाज किया और सोफे पर धम से बैठी। अरे कुछ पूछ रही हूँ मैं। अर्जुमन ने इसके बिगड़ते मूड को चांस की नज़रों से देखा तो नाजिया को मज़ीद कोफ्त होने लगी। क्या है अम्मा, क्यों बिला वजह सर पर सवार हो? इसकी उकताहट पर अर्जुमन के तेवरे चढ़े। ये क्या तरीका है भला माँ से बात करने का? आजकल की नस्ल में तो नाम को तमीज़ नहीं रही। अरे जाकर सीखो कुछ ज़माने की बेटी से। आवाज़ तक नहीं सुनाई देती इसकी। क्या सलीके तरीके से उठती बैठती है, आँख में सताइश उमट आती है इसे देख कर। एक तुम हो कि जिसे चलने का ढंग भी नहीं आया अभी तक। इसके धम धम करके चलने पर चोट करती हुए उसे सुलगा गई थी। और अमल के हवाले ने तो जलती पर तेल का काम किया। वो एकदम ही हत्थे से उखड़ गई। हाँ तो जाएँ, इसे ही बना लें अपनी बेटी। मैं तो हूँ ही आवारा और मनूस, वो भी कोई दूर की धूली नहीं है। ज़रा आँखें खोल कर तो देखें तो पता चलेगा कितनों को काबू कर रखा है इसने अपनी मासूमियत से। इसके तफ़र से कहने पर अर्जुमन की आंखों में नासमझी उभरी। अमल का ऐसा जिक्र नाजिया ने पहले कभी नहीं किया था। अरे क्या बक रही है? जब बात इनकी समझ में नहीं आई तो उसे कोसते हुए पूछा। जवाबन वो तैश में बोली थी, आपको क्या लगता है जिसको आप नसीहत के लिए मांग रहे हैं वो कोई देवी है या फिर दूध की धूली है? अरे वली को फंसा रखा है इसने। इसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुमन को लगा इनकी बेटी का दिमाग चल गया है। इसे जोरदार थप्पड़ कंधे पर मारा था उन्होंने। क्या बकवास कर रही है लड़की, क्या बके जा रही है अमल के लिए? अपनी होने वाली भाभी के लिए ऐसी बात करते हैं? शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? और वो क्यों इस हराम की औलाद को समा फंसाने लगी? और क्या बाकी सारे लड़के मर गए? इसी वली पर तो कोई थूके भी नहीं। उन्होंने अमल की तरफदारी में एक लंबा कसीदा पढ़ा तो नाजिया को मजीद आंख लग गई। हाँ हाँ, अब तुम तो यही कहोगी ना, होने वाली बहू जो ठहरी तुम्हारी। मगर मैंने इस दिन खुद से अपनी आंखों से वली के साथ रंगरलियां मनाते देखा था अम्मा। अब कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं तो हूँ सदा की झूठी। इसकी बात पर अर्जुमन कुछ संजीदा हुई। कब देखा था तो इन्हें साथ तूने? इन्हें अब भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। इस दिन जिस दिन मैं शादी में गई थी सामिया की, तौबा तौबा, इसने भरपूर अदाकारी करते हुए कानों को हाथ लगाया। पूरा 1 घंटा वो वली के साथ गाड़ी में बैठे गप्पे हाँक रही थी। मैं तो निकल आई गाड़ी से। मुझे शर्म आ रही थी इन्हें इस तरह देख कर। इसके मिर्च मसाला लगा कर बताने पर अर्जुमन को अपने कान तपते हुए महसूस हुए। इन्हें न जाने क्यों इसकी बातें सच लगने लगी थी। तू सच कह रही है नाजिया, देख झूठ न बोलना मुझसे। उन्होंने तस्दीक करते हुए इसे तंबिया किया तो इसने कानों को हाथ लगाया। माफ़ करें मुझे ऊपर वाला अम्मा अगर जो झूठ बोलूँ तो। मगर अम्मा एक बात है, इस सब में वली का कोई कसूर नहीं। वो बेचारा तो आँख तक उठा कर नहीं देखता किसी लड़की को। इस अमल ने ही डोरे डालकर फंसाया इसे। इसके दिल में ठंडक उतरती जा रही थी। अब अमल को पता चलेगा आखिर एहसास ज़िया होता क्या है। इसने इसने इस दिन दरवाजे के पार अमर और सामिया की बातें सुन ली थी और तभी इसकी जलन में इजाफा होता जा रहा था। अम्मा को इस तरह से बताकर इसे गमगीनी सी खुशी मिली थी। और दूसरी जाने अर्जुमंद बेगम बहुत कुछ सोचते हुए अपने दिल पकड़ कर बैठ ही गई थी। जो नफीस को अमल के साथ इतनी जल्दी शादी पर इनकार कर दिया, तो क्या इस सब के पीछे वजह इनका माशिका था? और वो हराम की औलाद वली, वो तो पैदा ही गंदे खून से हुआ था। जाहिर है वही करेगा जो उसके माँ बाप ने किया है। इससे हटकर कुछ थोड़ी करेगा वो। मुंह में बड़बड़ाती फ़ोन की जानी पड़ी तो नाजिया को लगा इसका काम हो गया है। अब बताऊंगी अपनी बड़ी जेठानी को, और इस तरह बात सारे ख़ानदान में फैल जाएगी। और अमल, इसके चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट उभरी। वो कहीं की नहीं रहेगी फिर। वली सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कुछ देर पहले की बेचैनी इस पर छट गई थी। अब वो खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही थी। रात की फैलती स्याही में अजीब सी घुटन घुलने लगी थी।
वो डेरे से कुछ देर पहले ही आया था। इसके बढ़ते कदम अपने लॉन से मुत्तसिल कमरे की जानिब थे। लॉन्च में अजीब सा रश हो रहा था। इसकी नज़र सोफे के दरमियान हल्का बनाए बैठी लड़कियों पर पड़ी, जो ढोलक दरमियान में रखे बजा रही थी। ऊपर सोफे पर बीवी जान और निगार बेगम बैठी थी। किचन से लावजमात की ट्राली घसीट कर लाती नूरा पर इसकी नज़र पड़ी तो वो चौंक कर सीधा हुआ। अमल इसी स्याह जोड़े में मलबूस मगन सी नूरा से बातें कर रही थी। इसने संजीदगी से बगैर किसी कोई बात किए रुख अपने कमरे की जानिब मोड़ा। इसे औरतों के रश से उलझन होती थी। कमरे में आकर इसने शानों पे धरी बुरी शाल उतार कर सोफे पे डाला और वहीं सोफे पर बैठ गया। फिर झुककर अपने पैरों को पेशावरी चप्पलों से आज़ाद किया और बालों में हाथ फेरता वॉशरूम की तरफ जानिब बढ़ गया। जब वापस आया तो इसकी आस्तनें बाजू तक चढ़ी थी और बाजू के ओंनियों तक गीले हो रहे थे। इसने जाए नमाज डाला और नियत बांध कर खड़ा हो गया। इसी पर नूरा ने दस्तक देकर इसके कमरे में झांका। वो इसे नमाज पढ़ता देखकर वापस पलटने लगी तो अमल से टकरा गई। क्या हुआ वली साहब, खाना नहीं खा रहे? इसने खुले दरवाजे से कमरे में झांका तो इसे वली रुकू में झुका हुआ नजर आया। इसका दिल बेख्तियार होकर उसकी जानिब हिकने लगा तो इसने सर झटक कर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और नूरा को कहा कि कुछ देर बाद आकर इसे खाने का पूछ जाए। नूरा जी के साथ वापस पलट गई थी। कुछ देर बाद वली ने अपनी नमाज से सलाम फिरा और बगैर दुआ मांगे उठ खड़ा हुआ। इसने अरसे से दुआ मांगना छोड़ दिया था। इसे अपने लिए अमल भी नहीं चाहिए थी और वो इसे अपने साथ अजाब में नहीं डालना चाहता था। जाए नमाज लपेट कर सोफे पर डालता हुआ कमरे से बाहर आया और लॉन की जानिब कदम बढ़ा दिया। अंदर आते बख्तियार ने इसका सामना हुआ था और इसे देखते ही जो तल्ख तबस्सुम बख्तियार के चेहरे पर उभरा वो वली की पेशानी शिकन आलूद करने के लिए काफ़ी था। तो जनाब ने अपने पंजे इस हवेली में कुछ और गाड़ लिए हैं आगा जान के चंद काम करके। इनकी जूतियाँ सीधी करके जो तुम इस हवेली में अपनी जगह बनाना चाहते हो ना वली, इससे मुझसे मुझे मुझे बेखबर मत समझो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इस रेशम के घर में तुम टाट के बेवन की हैसियत से रहोगे हमेशा। शायद किसी ने इसे नूराबाद वाली ज़मीन की कामयाबी से मिल जाने की इत्तला कर दी थी और आगा जान के सामने अपनी हैसियत एक बार फिर सिफर रह जाने पर वह खौल कर रह गया था। वली ने सख्त चेहरा लिए से देखा और फिर पलटकर घर में मौजूद हंगामे को। क्या फिर से तुम अपना तमाशा शुरू करना चाहते हो? तमाशा? कौन सा तमाशा? कौन कर रहा है तमाशा? मैं अपने सीने पे दस्तक देकर से पूछा तो वली ने दांत जमाए। ना तो तुम कल पैदा हुए हो वली और ना मैं। कौन तमाशा कर रहा है? कौन आगा जान को अपने इशारों पर नचा रहा है? ये तो तुम जानते हो और मैं भी। मैं तो उनकी औलाद होकर इनका इतना वफादार नहीं, और तुम तो ठहरे एक मुलाजिम। तुम क्यों इतने फुर्तीले हो गए हो इनकी बीमारी या कमजोरी में? इसके ज़हरखंदा से इस्तफार पर वली के चेहरे पर सरसी मुस्कुराहट उभरी। जब कोई अपनी जगह छोड़ देता है तो दरअसल वो दूसरों को दावत दे रहा होता है अपनी खाली की जगह पर पुर करने की। मैं तो गैर हूँ, मैंने तो कभी खुद इस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन तुम तो अपने हो, अपना खून हो। तुमने इस सारे अरसे में इस खून का कितना हक अदा किया है? तुमने एक बाप को कितनी जूतियाँ सीधी की हैं? तुमने कब इनके चढ़ते बुढ़ापे में इन्हें अपना कंधा फराम किया है? क्या कभी किया है? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाकर बख्तियार का सिया पड़ता चेहरा देखा। इस दुनिया में हर चीज़ का नेमो बदल होता है बख्तियार, और जो ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं होता वो बकवास करते हैं, धोखा देते हैं खुद को, मुकर करते हैं खुद के साथ। तुम भी यही कर रहे करो, शौक से करो, लेकिन एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें भी इसी तरह एक तरफ डाल देगी। इस दिन तुम भी किसी वली अहमद का इंतज़ार करोगे, लेकिन नहीं। वो रुक कर पल भर के लिए मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर ऐसी आँख थी जो सबको जलाकर खाक कर देने के लिए काफ़ी थी। वली अहमद सिर्फ इन्हीं को मिला करता है जो अपने ज़र्फ़ का दामन पकड़कर किसी नाजायज़ को अपनी जायज़ ज़िंदगी में शामिल देता है। वली अहमद हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता और हर कोई शेख समा नहीं होता। आखिर में इसके लहजे की हिदक पर बख्तियार का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। अपनी बदअमालियों की दास्तान किसी के मुंह से सुनकर इंसानों के चेहरे इसी तरह सुर्ख पड़ जाया करते हैं। वो इस पर सख्त निगाह डालकर आगे बढ़ने लगा कि बख्तियार का हाथ इसे यकदम रुक गया। इसने इसके बाजू को पकड़ के इसे आगे बढ़ने से रोका था। वली ने बहुत ज़ब्त से इसे देखा। वो भी ज़बान काट खाने वाली नज़रों से वली को देख रहा था। तुम्हें बहुत बातें करनी आ गई हैं वली। तुम ज़िल्लत भूलने लगे हो। तुम अपने से ऊँचा देखने लगे हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। क्या भूल गए किस तरह ज़िंदगी गुजारी है तुमने? वली के बर्फ़ चेहरे पर एक आँच सी मुस्कुराहट उभरी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे बख्तियार बेसुकून हुआ था। पता नहीं सब आजकल मुझे मेरी माज़ी के गुज़रे औराक क्यों याद दिलाना चाह रहे हैं। शायद मैं तुम लोगों के गले में फंसी हड्डी बनने लगा हूँ।
जिससे ना तुम निगल सकते हो, ना उगल सकते हो। लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा बख्तियार, ये सब तुम्हारी अपनी जमा की गई बदअमालियाँ हैं जो तुम्हें इस तरह खौफ़ज़दा किए हुए हैं। ये तुम्हारे अपने हाथों कमाए गुनाह हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। वली तो कल भी मिट्टी था और आज भी मिट्टी है। वली को तो ना कल किसी चीज़ की चाह थी और ना आज है, लेकिन तुम। इसने हाथ अपने बाजू से झटका, चेहरे पे रक़्सा मुस्कुराहट अब गरागराट में बदलने लगी थी। तुम कभी चैन से नहीं जी सकोगे। जो बेगुनाहों को बेवजह से सज़ा दिया करते हैं, कुदरत इन्हें कभी माफ़ नहीं करती। तुम भी कुदरत के निशाने पर हो। सब हैं तुम सब, और अपने कारमा को अब तुम सब भुगतोगे, जल्द या बदीर, मगर भुगतोगे ज़रूर। इसने इसके मुकर्रा चेहरे पर निगाह गलत डाली और सख्ती से लब खींचे आगे बढ़ गया। बख्तियार दरवाजे में अब तक खड़ा सुलग रहा था। ढोल की आवाज़ से हवेली अब के गूंजने लगी थी। मुझे नादिया ने बताया, निगार बेबी, कि वो वली के साथ पूरा 1 घंटा गाड़ी में बैठी गप्पे मार रही थी। उफ़ तौबा तौबा, मैंने तो अपने कानों को छुआ। देखने में तो कैसी मासूम सूरत भोली-भाली लगती है, मगर हरकतें तौबा भाभी। मैं तो अपने नफ़ीस के लिए परेशान हूँ। कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ़ अमल से, नहीं तो सारी उम्र छड़ा-छाट रहेगा। अब बताओ ज़रा मैं क्या करूँ? फ़ोन कान से लगाए वो चेहरे पर ढेरों फ़क्र मेहंदी लिए फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद निगार बेगम से पूछ रही थी। इनके जवाब पर चंद लम्हे खामोशी से सुने गए, फिर कहने लगी, भाभी तुम भी जाओ ना, घर पे मिलकर बात करते हैं। इन्हें उन्होंने अलविदाई कलामात कहकर फ़ोन रखा और बेताबी से शाम का इंतज़ार करने लगी, कब वो निगार बेगम से मिली और कब इस मौजू पर बात करना इन्हें नसीब होगा। इस सारे किस्से से बेखबर ज़रा फासले पे वाक़ ऊँचे चट्टानों पे जमी सफ़ेद हवेली खड़ी थी। सर्दियों की नरम धूप हवेली के वसी व अरीस लॉन पर गिर रही थी। सारे माहौल की खनकी खुद में समेट कर गिरती धूप के नरम ज़र्रों ने सब कुछ नरम गरम सा कर दिया था। वो भी तैयार होकर हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर निकली और पथरीली रविश पे चलती बीजान तक पहुंची, जो लॉन में आगा जान के साथ बैठी सर्दियों की धूप से लुत्फानंदाज होती चाय के घूंट भर रही थी। इसे आता देखकर मुस्कुराई। जमान भी इसे देखकर शफक से मुस्कुराए थे। वो उनकी ज़िंदगी के बाग का सबसे हसीन गुलाब था, गुल खिलता हुआ हसीन गुलाब। इसने सफ़ेद यूनिफॉर्म पर बड़ी सी स्याह चादर खुद को ढांक कर रखा था। हाथ में पकड़ी चंद फाइल्स और कॉलेज का सफ़ेद दुपट्टा लिए वो इन तक पहुंची। आगा जान, फरीद कब तक आएगा फारिग होकर? इसने गालिबन ड्राइवर का नाम लेते परेशानी से इस्तफ़ार किया था। सूंधी हवा से इसकी चादर फड़फड़ाने लगी थी। इसकी बीवी बीमार है बेटा, आना बहुत मुश्किल है इसका, तुम क्यों परेशान हो रही है? वली ले जाएगा तुम्हें, अभी बस डेरे के लिए निकलने ही वाला है वो। अरे वो देखो आ गया अली। इनके कहने पर वो बेसाख्ता मुड़ी थी और इसी तरह से इसने अपना रुख वापस भी मोड़ लिया था। इसकी स्याह चादर इसके बालों से फिसली तो इसने आगे से खींचकर इसे माथे पर बराबर किया। वो आ रहा था पीछे से, इसके इतने कुर्ब पे भला वह कैसे नॉर्मल रह सकती थी। उमूमन इसका दुपट्टा या तो शानों पर होता था या फिर कभी कभी सर पर, मगर वली की मौजूदगी वो इस तरह कन्फ्यूज होकर उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुंचकर इसने धीमे लहजे में सलाम किया और फिर जब वह झुककर भी जान से प्यार लेने लगा तो अमल की नज़रें इसके सरापे पे फिसली। इसने नसवारी रंग की कमीज शलवार पर स्याह चादर गर्दन के गिर्द लपेट रखी थी। चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था, अलबत्ता आंखों का गुलाबीपन इसे मामूल से कुछ ज़्यादा महसूस हुआ। शायद वो पिछली सारी रात भर नहीं सोया था। डेरे पे जा रहे हो वली? आगा जान ने चाय का कप सामने में सफ़ेद मेज़ पर रखा और फिर इसे देखते हुए पूछा। इसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था, जी सरदार बाबा, कोई काम था? और फिर इसकी सरसरी सी उठी निगाह अमल पर डाली पड़ी थी। अमल ने हाथ में पकड़ी फाइल का कोना अंगूठे से कितरा। बेटा फरीद नहीं आएगा 3-4 दिन तक और हमारी अमल के हो रहे पर्चे। तुम इसे कॉलेज लेकर भी जाओ और कॉलेज से लेकर भी आना है। इसे नरमी से हुक्म देकर उन्होंने अपना कप उठाया तो वली ने इसी गहरी संजीदगी से सर हिलाया। जी सरदार बाबा, और फिर इसकी जानिब मुड़ा। आइए बीबी। वो आगे बढ़ा तो अमल भी बीजान से सर पर पैर प्यार लेती इसके पीछे आई। वली ने फ्रंट सीट पर संभाली और अमल से इस पिछली सीट। इसे एक नज़र देखकर वली ने कार आगे बढ़ा दी थी। खेतों के दरमियान बनी कच्ची सड़क पर इनकी गाड़ी दौड़ रही थी। आसपास सरसों के खेतों पर गिरती नरम धूप ने सारे सब्ज़ार को चमका रखा था। एक लय में बहती हवा से एक सिमट को लहलाते फूल अमल को इस समय बहुत भले लग रहे थे। इसने पलकें झपकाकर चेहरा अंदर मोड़ा और फिर शहद रंग आंखों से पीछे झांकते शीशे को देखा। वली का संजीदा और काफ़ी हद तक अजनबी सा चेहरा इसके सामने आया था। वो इतनी गहरी संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था कि अमल ने इसे दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं की। कभी कभी वैसी नमी बरतता था कि गोया सारे का सारा इसका हो और कभी कभी यूं अजनबी हो जाता, गोया इसे जानता तक ना हो।
कल के वाक़ये के बाद इसे लगा कि इसका पिछले 4 साल का चढ़ाया हुआ सख्त सा खौल कुछ तो चटक ही गया होगा, मगर नहीं, वली आज भी इसे इतना ही दूर, इतना ही अजनबी था। ये इसका अंदाज़ था, वो इससे बाखूबी वाकिफ़ थी। किसी लम्हे के ज़ेर असर वो कभी इसके रूबरू नहीं आया था, या फिर शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी नरमी के बाइस आज़माइश का शिकार हो रही है। इसलिए उसने हमेशा की तरह इस बिखरते एहसास को सिमटने के लिए खुद के गिर्द अनदेखा सा हिसार खींचा था, और इस हिसार ने अमल को सारी उम्मीदों पर वक़फ़तन पानी फेर दिया था। इसका दिल डूब-डूब कर बढ़ने लगा, मगर वो इसकी हालत से यकसर अनजान, गहरी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जैसे इसके नज़दीक इससे ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं हो। इसने अपनी फ़ाइल्स का कोना फिर से अंगूठे से करतना शुरू किया। गाड़ी में फैली इस खामोशी ने इसे मज़ीद नर्वस कर दिया था। टाइम क्या है आपकी छुट्टी का? इसने इसे देखने की ज़हमत भी नहीं की थी। सामने लगे शीशे के पार देखते इसने बेतासुर से सवाल किया था। अमल ने खुश होते होठों को आपस में मिस किया और बेख्तियार पलकें झपकाईं। 12 बजे हैं छुट्टी। सर को झुकाए इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, तो वली ने इस्पात में सर हिलाते गाड़ी कॉलेज के गेट के आगे खड़ो की। वो होंठ काटती बाहर निकली और दरवाज़ा बंद करके कॉलेज के गेट की सिम बढ़ गई। वली अब भी वैसे ही सामने देख रहा था। जब वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई तो गाड़ी निकाल ले गया। अमल आंखों में ढेरों पानी लिए कॉलेज के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इसका दिल बहुत से एहसासात की आमाजगा बना हुआ था। सारी ज़िंदगी गन का ढेर रहोगे तुम, कभी सत्य की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। ड्राइविंग करते इसके ज़हन के कई पिछले हिस्से में बहुत अरसे पहले की गई निगार बेगम की बातें गूंजी थीं। इसने जब से दांत जमाए जमाए और गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया। क्या ज़रूरत थी हराम की औलादें घर में पालने की? अब जो भी ज़मान के साथ होगा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि गंदे खून हमेशा बर्बादी लाते हैं। कभी खुशहाली का तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान इनके साथ रहते हुए। इसके आस पास शोर बहुत बढ़ गया था। इसी शोर में हर एक की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो इन सबको भूला ही कब था। इसने तो इन आवाज़ों के साथ अपना सारा बचपन गुजारा था। इसने इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। इसने सबसे आज़ादी के लिए बहुत एड़ियाँ रगड़ी थी, मगर लोगों के कसे गए फ़िक्रे, इनकी दी गई गालियाँ, इनके मुँह से निकलते बदाव ब बदा ब बदियाँ बददुआओं के सैलाब ने इसे चैन लेने ही कब दिया था। इसे सुकून आखिर तभी कब था। इसकी आंखों में अब ज़ब्त के बायस गहरी सुर्खी उभरने लगी थी। स्टीयरिंग को थामे इसके हाथ मज़ीद सख्त हुए थे। इसने बेसख्त अपनी जलती गर्दन पर हाथ रखा। इस गर्दन पर कभी हुसैन अहमद की गिरफ्त बहुत सख्त रही थी। यकायक इसके रुखसार में जलन होने लगी। इस रुखसार पर इसने 12 लोगों के तमाशे सहे थे। इसे वो रात आज भी याद थी जब इसे अंधेरे कबाड़ खाने में डालकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, और इस कबाड़ खाने के अंदर राल टपकाता खौंखार कुत्ता छोड़ दिया गया था, जिससे लड़ते इसने सारी रात गुजारी थी। और अली सुबह जब इसकी लाश देखने के लिए हुसैन अहमद ने दरवाज़ा खोला तो इसे जिंदा देखकर वो दंग रह गया था। इसने वो रात सर्वाइव कर ली थी। इसने वो अजाब झेला था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ और एक जानिब पड़े मरे हुए कुत्ते को देखा। इसी गर्दन से ढेरों ढार खून बहकर वली के पाँव पे जमा था, और वली वो बुत बना हुआ था जैसे पत्थर का हो गया हो। इसकी आंखों की पुतलियों में कोई जिंदगी बाकी नहीं रही थी। मैंने इसे मार दिया। वो मुझे नोच रहा था, मुझे चीर फाड़ देना चाहता था, तो मैंने इसकी जान ले ली। मैंने अपना बदला नहीं छोड़ा, मैं अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ में कोई नोकीली चीज़ थी, कोई शीशा था शायद, जिसे इसने बंद मुट्ठी में दबा रखा था। खून की चंद बूंदें इसकी बंद मुट्ठी से टपक कर नीचे कच्ची ज़मीन पर जब सोई तो इसने साकित पुतलियाँ झपक कर चेहरा ऊपर उठाकर हुसैन अहमद को देखा। तुम बहुत जालिम हो वली, बहुत बड़ा सराइवल हो तुम। तुम्हें कोई आग नहीं जला सकेगी, क्योंकि तुम खुद हो। तुम खुद एक अज़ाब हो, और अज़ाब अज़ाब को नहीं काटा करता। क्या मेरे लिए काम करोगे? इसके कहने पर इसकी नस्वारी आंखों में खून अतर आया। वो महज एक 14 साल का लड़का था, पतला दुबला सा, मगर इसकी आंखों में जलती आंख हुसैन अहमद को बहुत मुतासिर किया करती थी। मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, कभी तुम पर थूकूंगा भी नहीं। एक जन्नाटेदार चांटा इसे पड़ा तो वो बेख्तियार एक जानिब को लटका। इससे खांसी आई थी। गहरे गहरे सांस लेते थे, चेहरा दोबारा हुसैन की जानिब घुमाया था। इस रात मस्जिद के दरवाजे पर तुम्हें डालने के बाद तुम्हारी माँ को मैंने इसी कुत्ते के हवाले किया था, और इस वफादार ने मुझे मायूस नहीं किया वली। लेकिन तुमने साबित कर दिया तुम मेरा ही खून हो, मुझसे ही पैदा हो। वली चंद पल बेयकीनी से इसका चेहरा देखता रहा। इसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। इसे लगा वो पत्थर का हो जाएगा। इसे लगा वो मर जाएगा, मगर वो नहीं मरा। वो बच गया। हकीकत जानने के बाद भी बच गया था। वो इसका बाप कोई और नहीं हुसैन अहमद था, जिसके नाजायज़ ताल्लुकात से पैदा होने वाली वली अब इसके लिए एक गाली के सिवा कुछ न था। तो ये सच था, वो सच जिसे सुनने के लिए सिकानों ने 14 सालों से इंतज़ार किया था। ये था इसका सच। हुसैन अहमद था इसका सगा बाप, और वो था इसकी नाजायज़ औलाद। क्यों किया तुमने इतना बड़ा जुल्म?
اس کے جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے دل کے گرد جمع ہونے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک لہر اس کے سر سے لے کر پیر تک گزری تھی اور وہ ان لہروں کے اثر سے ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سفید پڑ رہا تھا، اس کے جسم سے جان ختم ہو رہی تھی، ختم ہونے کو تھی۔ محبت کرتا تھا میں تمہاری ماں سے، اسے روکتا رہا مگر وہ مجھے بہکا رہی تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ قصوروار تمہاری ماں تھی، لیکن جب مجھے لگا میں تمہیں افورڈ نہیں کر سکتا تو میں نے تمہیں مسجد کے باہر ڈلوایا اور رات کے اندھیرے میں تمہاری ماں کو اسی کباڑ خانے میں لا کر پھینک گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تھی اور یہ خونخوار وفادار، مگر وہ ہار گئے اور تم جیت گئے ولی۔ اس کی سماعت میں پگھلا سیسا انڈیل دیا تھا حسین نے، اسے اپنی سماعتیں جلتی محسوس ہوئیں، رگوں میں گویا ٹوٹے کانچ سے بکھر گئے تھے۔ اس کی نس نس میں درد ہونے لگا تھا، آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے آنسو اب اس کے جب سے ہوئے خون پر گر رہے تھے۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کانچ چھوڑ کر اس نے خون پہ لت پت ہتھیلی اپنے پھولتے سینے پر رکھی، اس کا کوئی سینہ گھوٹ رہا تھا، کوئی اس کی سانسیں ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں زندہ نہیں بچنا چاہیے تھا ولی، مگر بچ گئے۔ تم نے زندہ رہ کر غلطی کر دی ولی، تمہیں مرنا تھا۔ تمہاری زندگی سے رشتہ میرے لیے بہت مہنگا ہے، مگر میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، تمہیں نئی زندگی سے نواز رہا ہوں، جاؤ جیو اپنی زندگی۔ موت کا سور اس نے سمتوں میں پھونک کر وہ اس سے زندہ رہنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ولی کی سانس سکھڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہہ رہے تھے، اسی طرح متواتر۔ وہ زمین پر لوٹنے لگا، اس کی جگہ جگہ سے پھٹے لباس پر سے زخموں سے رستا خون لگا تھا۔ حسین احمد کھڑا ہوا اور پھر اسے نفرت سے دیکھ کر پیر سے ٹھوکر مار کر پرے کیا اور کباڑ خانے کے دروازے کو بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ولی اب تک زمین پر تڑپتا ہوا لوٹ رہا تھا، ایک جانب میں مرے کتے کی ادھ کھلی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کتا ویسے ہی بے سود ایک جانب پڑا رہا تھا اور سیاہ رات پر چڑھا گناہوں کا ورق فجر کی صداؤں سے دھلنے لگا تھا۔ ایک اذیت تمام ہوئی تھی، ایک اذیت کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے گاڑی ایک جانب روکی اور پھر کار سے نکل آیا، اسے ویسی ہی گھٹن ہو رہی تھی جیسے اس رات ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ اس نے چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا تو سارا چہرہ ہی بھیگا ہوا ہے۔ یہ کب ہوا، اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا تھا نہیں جانتا تھا، مگر وہ بس رونا چاہتا تھا۔ اس کے اندر برسوں سے جمے آنسو عمل کی نرم سی محبت میں پگھلنے لگے تھے، برف سا ولی اس محبت میں قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں میں ہاتھوں کی ہتھیلی سیدھی کر کے نگاہوں کے سامنے کی، اس ہتھیلی پر آج بھی اس کا زخم کا نشان تھا، بلکہ اس کے تو سارے جسم پر نشان تھے، اور جو نشان اس کی روح پر تھے اس کا اندازہ کرنا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے کبھی نہیں ملے گی، وہ اسے کبھی نہیں ہو سکے گی، وہ اسے اپنے قریب کبھی نہیں آنے دے گا۔ وہ یہ باتیں سوچ کر اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا۔ گلابی پڑتی آنکھوں پر اس نے بازو رکھا اور خود کو رونے سے روکا، اس کے گلے میں آنسوں کا گولا سا پھنس رہا تھا۔ جب ضبط کے بعد اس کا گلا دکھنے لگا تو اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اس کے اندر پھر سے ٹوٹے کانچ بکھرنے لگے تھے اور ولی اپنی بکھری ذات کو سمیٹا ہانپنے لگا۔ ولی تھکنے لگا تھا، ولی احمد تھک گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے تاریک کمرے میں نرم سے بستر پہ چت لیٹا حسین چھت کو تکتا مسکرا رہا تھا۔ اس چہرے پہ آج بھی وہی شفافیت تھی جو اس رات قائم تھی، یہ وجود آج بھی اتنا ہی سرد تھا جتنا کہ کئی سال پہلے تھا۔ اس وجود پر آج بھی صد مہری کا وہی خول چڑھا تھا جو بہت برس پہلے تھا۔ حسین آج بھی وہی تھا، مگر ولی وہ ہر دفعہ کی طرح ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، ہر رات اپنے ماضی کے زخموں کو دھڑتا۔ ولی جانتا تھا وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکے گا، وہ اب کبھی زندگی کو نہیں جی سکتا تھا، اس پر زندگی حرام تھی، اور جس سے اس نے ساری زندگی بڑھ کر محبت کی تھی، اس کا ساتھ تو خیر ویسے بھی اس کے لیے حرام کر دیا گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور گاڑی کی جانب چلا آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور کار حسین احمد کی حویلی کو جاتے راستے پہ ڈال دی۔ اس نے اتنے برس سے انتظار کیا تھا، اس نے اتنے سال سے طاقت جمع کی تھی، اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ ایک ہی مقصد تھا اس کا، حسین احمد کو قتل کرنا۔ ڈرائیونگ کرتے اب اس کے چہرے پہ ویسی ہی شفافیت تھی جو حسین کے چہرے کا خاصہ تھا۔ وہ اب تک زندہ اس لیے رہ رہا تھا تاکہ حسین احمد کو اپنے ہاتھوں سے مار سکے، اور وہ ایسا ضرور کرے گا، بھلے اس کے بعد اسے پھانسی ہو جائے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے بس حسین کا سر چاہیے تھا، اور جب تک وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیتا اسی کسی طور چین نہیں آنا تھا۔ اس کے جمے دانت اور کمر پٹی کو جاتی ابھری رگ غصے سے پھڑک رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھتا تو ڈر جاتا، یہ تو ولی تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔
गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ती गाड़ी हर लम्हे सफ़ेद हवेली के करीब होती जा रही थी। आते वक्त के कदमों की खौफनाक धमक कोई भी महसूस कर सकता था। हाशिम ने डेरे का लकड़ी की बाड़ का बना गेट पार किया, कदम कदम चलता डेरे की कई एकड़ पर फैले बाग को आंखें चुंदियां कर दूर तक देखता रहा। धूप अब ज़रा सर पर चढ़ी तो महसूस हो रही थी और ज़रा सब्जार सर्दी की नरम सी धूप में नहाया हुआ था। इसने एक नज़र डेरे के आखिरी दाखिली दरवाजे पे खड़े मुलाजिम पर डाली, जो हाथ में बड़ी सी कलेशन लिया, हाथ पत्थर सा, चेहरा सामने की जानिब के बहुत मुताज सा खड़ा था। और सब जानते थे कि वो आम सा गार्ड हरगिज़ नहीं था। इसने चुंधी आई ही हुई आंखों से लॉन की घास को देखा और फिर ऊपरी तरफ उठे सब्ज़ार के हिस्से की जानिब बढ़ गया। सब्ज़ार के पिछली तरफ एक छोटा सा पुराना कमरा बना था। इसके लोहे का दरवाज़ा जंग आलूद था और दरवाजे के आगे भी बेतहाशा कबाड़ फैला था। ये कमरा पुरतश से डेरे से कदरे कदीम सा लगता था। बहुत से राजों का अमीन, बहुत से गुनाहों का गवाह, कदीम ज़ंदान। इसने सामने से पड़े कबाड़ को पीर पीर से परे किया और दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खासा पुराना था, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई नाप, कोई ताला नहीं था। इसकी नाप वाली जगह पर एक गोल सा खाली हिस्सा था, जिसे इस दरवाजे का कोई लॉक रहा हो, मगर किसी के बुरी तरह से खींचने पर वो बाहर निकल गया हो। कमरे का अंदरूनी मंजर वैसे ही था जैसे किसी भी कबाड़ खाने का होना चाहिए था। एक तरफ पड़ी पुरानी लकड़ियाँ और इसके साथ ही बिखरे बहुत से बड़े छोटे सरिये। कमरे के बाएं जाने चंद पट्टियाँ रखी थी, जिन पर सदियों की जमी धूल ने इसे कमरे की छत के खुले हिस्से से अंदर गिरती रोशनी नजर आ रही थी। इससे सामने रखी चंद पुरानी कुर्सियों को देखा। वो लकड़ी की खासी मजबूत कुर्सियां लगती थी, जिन्हें आउट ऑफ फैशन के बायस यहाँ लाद दिया गया था। इसने आगे बढ़कर औंधी पड़ी एक कुर्सी को सीधा किया और फिर इस पे लगे खून के धब्बों को देखते इसकी नज़रों के आगे बहुत से मंजर लहराने लगे। इसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं उभरा था। तुम कुछ भी कर लो हुसैन, मगर तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। वो मेरा बेटा है, औलाद है तुम्हारी वो। इसे तुम यूं इस तरह नहीं छोड़ सकते। किसी की आंसू से नम लर्जाती आवाज़ इसकी समझ उतरी तो इसने चेहरा सामने की जाने घुमाया। चूंकि वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था, इसलिए इसके सामने आधा कमरा खाली पड़ा था और कमरे की दीवार के आगे बड़ी सी चारपाई खड़ी की गई थी। छत के छेद हुए हिस्से से गिरती रोशनी में बहुत पुराने मंजर इसकी आंखों के आगे खुलने लगे। चारपाई के आगे एक मर्द जो खासा जवान था, जो इसका बाप था, वो एक औरत जो कि शायद इसकी कुछ लगती थी, इस पर झुका था और इसी वक्त इसने इस औरत को रखकर जोरदार चांटा मारा था। वो औरत लड़खड़ा कर एक जानिब गिरी। इसने बड़े से बालों की चुटिया बांध रखी थी और जो बहुत दिन से बाल न बनाने के बायस खस्ता सी लग रही थी। इसके चेहरे के तराफ में चुटिया से निकले बाल बिखरे थे और होठ के किनारे से मौजूद नीला सा जख्म था, हल्का सा सूजा हुआ। इसका वो रुखसार जिस पर अभी से चांटा पड़ा था, वो सुर्ख पड़ रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर हुसैन पर गर्राई। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मुझे मारना है ना तो मार दो, रोका किसने ये तुम्हें? मगर जालिम इंसान, इस नन्ही जान का तो ख्याल करो जो चंद दिन पहले ही इस दुनिया में आया है। इसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम? क्यों अपनी नाम नहाद इज्जत की कुर्बानी हमसे मांग रहे हो? इसने पलट कर देखा, कबाड़ खाने के दरवाजे पे एक बच्चा ढहरा सा में खड़ा था। इसके आसपास का हर मंजल बदल गया था। बाहर डेरे पर रोशन सी सुबह उतर रही थी, मगर सब्जार के इस तरफ तो इसमें रात का वही पहर चल रहा था जो इस रात कायम था। डरा सहमा सा कमरे के अंदर झांकता हाशिम इस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर कोई तमाशा करने की कोशिश की, मगर ठहरो, तुम ये सब तब करोगी जब मैं जिंदा छोड़ूंगा। मैंने तो तुम्हें आज ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा, फिर कभी कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, कभी कोई इस बच्चे को याद नहीं करेगा और तब तो इस गांव में घूमते कुत्ते नोच कर खा गए होंगे। मैं कुछ बाकी नहीं रहने दूंगा, मैं वो सब मिटा दूंगा। औरत पर झुका हुसैन इसे बहुत बेदर्दी से मार रहा था और वो मुस्तकिल रो रही थी, चिल्ला रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू गिरे और इसका रवां रवां कांप रहा था। दरवाजे से अंदर झांकता 12 साला हाशिम लड़झड़ा रहा था। इसका बाप किसी सहनी मरीज की तरह अंदर औरत पर तशद्दुद कर रहा था और हाशिम इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक चीख ही मार देता। इसका हलक अंदर तक खुश हो गया था, पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। जब वो औरत शदीद तशद्दुद के बाद भी होश होने लगी तो हुसैन ने इसे एक लात मारकर दूर हटाया। इसका कराहता वजूद दूसरी जानिब लढ़क गया था। पेशानी से बहता खून इस करवट के बाद जमीन पर गिरने लगा। कच्ची जमीन खून जफ्त करने लगी। फिर इसका बाप जैसे ही बाहर की जानिब पेशानी पर आया, पसीना साफ करके मुड़ने लगा तो बेख्तियार दरवाजे की ओर में हो गया। हुसैन कफ उड़ाता आस्तीन से अब अपने चेहरे को से पसीना साफ कर रहा था। फिर वो सब्ज़ार के दरवाजे के साथ बंधे हॉर्नकार कुत्ते को लेकर इस कमरे की जानिब बढ़ा। हाशिम जो कि दरवाजे की दाएं हाथ खड़ा था, इसलिए हुसैन ने इसे नहीं देखा था। कुत्ता अंदर छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर गेट की जानिब बढ़ा और बर्फ सा चेहरा लिए आगे के आगे चलता गया।
اندر سے اب بہت دل خراشی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھرا تھا، آنکھوں سے گرتے آنسو بہت تیزی سے اس کی گردن میں لڑک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اندر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ شاید کتے نے اس عورت کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ آخری بار وہ دروازہ کھولنے آئی تھی مگر نہ کھول پائی۔ تب اس دروازے کا نوب تھا، مگر آج ہاشم کی نظروں کے سامنے چلتی فلم رکی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ اس کی نظر دروازے کے اس گول سے حصے پر تھی جس پر کبھی اس کا لاک تھا۔ پھر اس نے چہرہ پھیر کر دیکھا مگر کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا، ویران اور کسی مردہ وجود کی طرح یخ۔ اس کی دھول اڑتی گاڑی سفید حویلی کے پار آ کر رکی۔ چند پل اڑتی دھول میں اس کی کار چھپی رہی اور پھر جیسے اس پر سے دھول چھٹی وہ اس کا دروازہ کھول کر بند کرتا حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ حسین احمد کی حویلی حسن اور زمان کی حویلی سے قدرے فاصلے پہ ذرا ویران سے علاقے میں تھی۔ شاید وہ ان بھائیوں میں بڑا تھا، اس لیے اپنی کمن قائم کرنے کے لیے اس نے حویلی سے سارے محل سے الگ تھلگ بنائی تھی تاکہ کوئی بھی اسے عام لوگوں میں ہرگز شمار نہ کرے۔ وہ ممتاز تھا اور ممتاز رہنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہر پل رہ کر وہ اپنا بنا بنایا رعب اور دبدبہ پانی بنا کر بہانا نہیں چاہتا تھا۔ شان سے کھڑی حویلی کا ٹھنڈا حسن آج بھی سنہری پڑتی دھوپ میں تمتما رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ بلند پہاڑی سے بہتی کوئی سفید ندی لگتی تھی۔ اس کے بیرونی اور رقبی حصے میں ہر جانب سبزہ پھیلا ہوا تھا اور اس کے باہر کی طرف نکلے سفید ستونوں پر جڑے بیش قیمت پتھر رات کی گہری سیاہی میں بھی چمکما رہے تھے۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے ساری حویلی کا جائزہ لیا، پھر وسیع پور سے گزرتا تیزی سے حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر بہت سے ملازم کام کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ حسین سرکار کہاں ہیں؟ اس نے ایک کو مخاطب کر کے کہا، تو وہ جو اس کے یوں اس طرح آندھی طوفان بن کر داخل ہونے پر ساکت تھا گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اسے ساری حویلی میں نگار اور ان کی دونوں بیٹیاں نظر نہیں آئیں۔ شاید وہ کہیں باہر گئی تھیں۔ باہر گرتی سنہری دھوپ ذرا زاویہ بدلنے کے باعث گھر کے اندرونی حصے تک گر رہی تھی۔ وہ بالکل درمیان میں کھڑے تیوروں سے ملازمین کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہ غلط بیانی کرے اور وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ گڑبڑاہٹ کے بعد اب ملازم نے ذرا سنبھل کر کہا تو وہ تلخی سے مسکرایا، بہت آرام کر چکے ہیں وہ۔ پھر بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ان کے کمرے کی جانب پہنچا۔ اسے یہ راستہ آج بھی ازبر تھا، وہ کچھ بھولا ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ ملازم بھی دوڑتے آ رہے تھے مگر اس پر کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر موجود حسین اپنی کھڑکی کے قد آدم شیشے کے سامنے کھڑا لان میں گرتی دھوپ دیکھ رہا تھا۔ اس آفت پر چہرہ ذرا گھما کر دیکھا۔ وہ اسے آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے کوئی بھی رد عمل دیے بغیر چہرہ دوبارہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ولی کو میں نے ہی بلایا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ گردن ذرا ترچھی کی اس نے ہانپتے کانپتے کمرے تک پہنچے ملازمین سے کہا تو وہ سر جھکا کر دروازہ بند کرتے پلٹ گئے۔ ولی اب تک دروازے میں کھڑا دانت پر دانت جمائے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب گھما۔ اس کی کن پٹی کے بالوں میں اب بہت سے سفید بال تھے اور جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے اندر وہ طاقت و جلال باقی تھا ہی نہیں جس کا ولی بچپن میں عادی ہو گیا تھا۔ وہ تو کوئی بوڑھا آدمی تھا، انتہائی مکروہ بوڑھا۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دانت جمانے کے باعث گردن کے آس پاس بچھا نسوں کا جال بھول سا گیا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی سختی سے بندھی اور سانس بہت تیزی سے آ جا رہا تھا۔ تمہیں آج صبح سے یاد کر رہا تھا میں، وہ کہنے لگا مگر ولی نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ آگے بڑھا اور اس کو سفید قمیص کے گربان سے جکڑ کر بری طرح دیوار گر کھڑکی کے شیشے سے لگایا۔ پل بھر کو حسین کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، پھر وہ اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوا تھا۔ کیا مار ڈالو گے؟ اس کے غصے سے نم ہوتی نسواری آنکھوں پہ جھانک کر اس نے سوال کیا تو ولی نے پیچھے ہو کر ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ مارا تھا۔ حسین کو یکدم چکر آیا۔ اس کے پھٹے ہونٹ سے نکلتا خون اس کے سفید چمکتے دانتوں پر لگ گیا تھا اور کچھ خون اس کی زبان میں نمکین ذائقہ کھول رہا تھا، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ چکراتا سر ذرا اپنی جگہ پر آیا تو اس کو ولی کا سخت اور تنا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس نے حسین کو مزید دیوار گیر کھڑکی میں گھسایا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا مگر ولی کی آنکھوں میں جمی بے رحمی کی کاٹ میں ذرا فرق نہیں آیا۔ مار تو میں تمہیں دوں گا، تمہاری یہ آخری خواہش میرے ہی ہاتھوں پوری ہوگی، مگر ابھی اس کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ ابھی تو تمہیں زندہ رہنا ہے، تم اتنی جلدی نہیں مر سکتے حسین احمد، ابھی تو تم زندہ رہو گے اور میں تمہیں پل پل ماروں گا، ایک جھٹکے میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے مجھے پل پل موت دی اور اب میں۔ اس کی دہکتی انگارہ آنکھوں میں نم سی سرخی گہری ہوئی۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتا وہ کوئی خونخوار بھیڑیا
لگتا تھا زخمی بھیڑیا جس کے زخم میں آج بھی وہی تکلیف تھی، جس کے زخم سے آج بھی خون رس رہا تھا، اور اس نے جتنی دفعہ اس زخم پر مرہم رکھا تھا اس کے آس پاس پلتے لوگوں نے اتنی ہی دفعہ اس کے مرہم کو نوچ پھینکا تھا۔ لیکن اب وہ وقت ہے کہ جب اس نے مرہم کو لگانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، زیادہ خونخوار۔ اب میں تمہیں پل پل اس زندگی میں موت دوں گا، اب میں ہر لمحہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا اور تم اف تک نہیں کرو گے۔ اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھول جانا۔ اس کی بات پر حسین کی آنکھوں میں پہلی دفعہ سے بے یقینی اتری۔ وہ چند ساعتیں تھیں، چند پل، پہلا دورانیہ بے یقینی کا تھا، پھر اطراق کا اور پھر عذاب کا۔ اس نے اپنی بری آنکھیں پھاڑ کر ولی کے تپتے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ ولی کی گرفت اب تک اس کے گریبان پر اتنی سخت تھی، مگر اس نے اسے ایک جھٹکے کے ساتھ پھر سے قدم آدم کھڑکی میں جمایا۔ حسین کو لگا کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہونے والا ہے، اس کی پشت شیشے سے چپکی ہوئی تھی۔ تم نے ایک چھوٹے بچے، ایک محض 14 سال کے بچے پہ کتا چھوڑتے ہوئے کیوں فراموش کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ بڑا جانور تو انسان ہی ہے؟ تم کیوں بھول گئے تھے اس رات کے ہر عمل پلٹ کر آتا ہے، ہر عمل کی واپسی کا وقت ہوتا ہے؟ تم بھول گئے، مگر وہ بچہ آج بھی اس رات میں جی رہا ہے، وہ بچہ آج بھی اس رات میں اور اس جیسی ہر رات میں وہ زندہ ہے۔ حسین احمد، وہ چیخا تھا، پھر یکدم پھولتی سانسوں کو قابو کرنے کے لیے دانت جمائے۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حسین کی نظروں سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج میرے پاس بھی ایک کتا ہے حسین احمد، اور میں نے اسے پال کر بہت بڑا کیا ہے، اسے چیرنا پھاڑنا سکھایا، اسے وہ سب سکھایا جو مجھے میرے بچپن نے سکھایا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں ظالم ہوں، آنکھ ہوں، سروائیور ہوں، تو بس تمہارے ساتھ یہ سب کرنا میرا سروائیول کا حصہ ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ بچہ جس نے اس رات پہلا قتل کیا تھا وہ بچ گیا تھا، ہر آنکھ سروائیول کر گیا تھا، اور جو سروائیول کر جاؤ ان میں سے زیادہ سخت جان واقعی کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی بار حسین کا سانس پھنسنے لگا تو وہ نفرت سے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا الگ ہوا۔ وہ جھک کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اسے سخت گرفت کے باعث کھانسی آئی تھی، مگر وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا۔ اس کے ہونٹ سے بہتا خون اب اس کی سفید قمیص پر گر رہا تھا، مگر ولی کو دیکھتا ویسے ہی ہنس رہا تھا، اس کی بے بسی اور اس کی قسمت پر، یا شاید ولی پر۔ وہ اس کی بے موقع ہنسی کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ جاتے جاتے ایک آخری بات تک سنتے جاؤ۔ اسے بہت زور سے کھانسی آئی تھی، تھکنے کے باعث خون کے چند قطرے زمین پر پیچھے دبرے سے قالین پہ گرے تھے۔ وہ دوائیوں سے بھرے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھے بامشکل سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک مکے نے اس کی حالت کر دی تھی۔ جو بات تم آج تک مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم آج تک اس گمان میں ہو کہ شاید تم جائز ہو سکتا ہے میں نے تمہاری ماں سے نکاح کیا ہو، بتاؤ ہو نا اس آس میں۔ وہ کھانستا ہوا پھر جھکا، مگر پھر سنبھل کر جلد سیدھا بھی ہو گیا۔ ولی کی ساکت پتلیوں میں جنبش نہیں تھی۔ زخمی نگاہوں سے حسین کا چہرہ دیکھتا وہ ایک پل کے لیے واقعی خوفزدہ ہوا تھا۔ ہاں وہ ڈرتا تھا، وہ اس آخری امید کے ختم ہو جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے آج تک حسین سے یہ بات پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر بس شاید اب وقت آ گیا تھا، وقت واقعی آ گیا تھا۔ ساکت پتلیاں ٹھہرنے کے باعث دکھنے لگی تھی تو اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اندر سے آج بھی وہی ولی تھا۔ میں نے تمہاری ماں سے نکاح نہیں کیا تھا، وہ لفظ نہیں چاپکتے۔ اسے لگا کسی نے اس کے منہ پہ بہت زور سے بیلچہ دے مارا ہو۔ اتنی اذیت تو اس رات بھی نہیں ہوئی تھی جس رات اس نے یہ جانا تھا کہ وہ اس کا باپ تھا۔ مگر آج کیا کبھی تم نے روح قبض کی جانے کی آواز سنی ہے؟ اس کے اندر ویسی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور حسین کو گردن سے پکڑ کر اس کا چہرہ دوائیوں سے بھرے سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مارتا مچلنے لگا، مگر ولی اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ اتنا سپاٹ ہو گیا تھا کہ گویا بے جان ہو گیا تھا۔ تم کبھی بھی چین نہیں لے سکو گے ولی، کیونکہ تمہیں نہیں بچنا تھا، تمہیں مرنا تھا، تمہارا بچ جانا سب سے بڑی غلطی ہے تمہاری۔ وہ اب بھی کہہ رہا تھا۔ ولی نے اسے گردن سے دبوچ کر سیدھا کیا اور اسے بیٹھ پر دھکا دے دیا۔ وہ تیز تیز سانس لیتا ہنس رہا تھا، وہ جانتا تھا اس نے ولی کے اندر بچی آخری چنگاری بجھا دی ہے اور اب ولی راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ وہ جانتا تھا، اسے سب معلوم تھا، تمہیں زندہ نہیں رہنا تھا ولی، تمہیں تو مرنا تھا۔ اب تک گہرے گہرے سانس لیتا بول رہا تھا، اور ولی۔ اس نے گردن کے گرد لپٹی سیاہ چادر کو درست کیا، اسے نفرت سے دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گھر میں موجود ملازم اسے سر اٹھا کر تیزی سے سینہ اترتے دیکھ رہے تھے۔ وہ جس چہرے کے ساتھ آیا تھا اس سے کہیں زیادہ زخمی چہرے کے ساتھ جا رہا تھا۔ داخلی دروازہ پورا کھلا ہونے کے باعث اب دھوپ کے قطرے اندر کی جانب ٹائلز پر گر کر چمک رہی تھی، مگر اس دھوپ میں نرمی کی کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ دھوپ جھلسا رہی تھی، راکھ بنا رہی تھی۔ ولی ڈیرے پر نہیں گیا تھا۔ اس نے ذرا دور ایک بہتی نہر کے کنارے پہ گاڑی روکی، پھر کار سے نکل آیا۔ یہ چونکہ گاؤں کا آخری سرا تھا اس لیے لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ سروں پر لکڑیاں کے کٹر باندھے اسے حیرت سے تکتے گزر رہے تھے۔ وہ نہر کے اونچے کنارے پر بیٹھا خالی نظروں سے دور تک بہتی طویل نہر کو دیکھے گیا۔ دسمبر کے اوائل دن تھے اور سردی بھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہوا خنک یا نرم اسے سمجھ نہ آئی، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز اپنا اثر جیسے کھو چکی تھی۔
दूर उड़ते परिंदों का एक झुंड इसके सर के ऊपर से गुजरा। नीचे नहर के ऊंचे किनारे पर वो बहुत शकस्ता बैठा था। इसके अंदर सब खामोश हो गया था। वो कितनी देर बहती बेआवाज नहर के पास बैठा रहा, इसे अंदाजा नहीं हुआ। फिर जब वो बहुत बाद उसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया। शाहनवाज कॉलिंग मोबाइल की स्क्रीन पे चमकमा रहा था। इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शाहनवाज बीबी कॉलेज गई हैं, 12 बजे इन्हें लेने जाना है, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आ जाऊँगा कुछ दिनों तक। आगे वाली की कोई बात भी सुने बगैर इसने फ़ोन कान से हटाया, फिर इसे दूर उड़ते परिंदों के खौल को देखे गया। वो एक झुंड की सूरत में एक साथ एक ही सिमत में उड़ते फिर रहे थे। सूरज ढला, शाम उतरी और रात सर पर आ खड़ी हुई। वो वैसे ही बैठा रहा। एक बांसी ने इसे कंधे से पकड़ के लाया तो वो एकदम चौंका। बाबू, रात हो गई है, घर जाओ अब। इसके कहने पर इसने इस बात में सर हिलाया, शाइस्ता सा उठकर गाड़ी की जानिब गया। इसका दिमाग अब तक साए-साए कर रहा था। अभी तक नहीं आया वली घर आगाजान, वो कभी इस तरह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा। आप खुदा के लिए किसी से पूछें, किसी को भेजें इसके पीछे, आप क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? बीजान बेचैनी से हाथ मसलती मुकाबिल सोफे पर बुरा जमान जमान से कह रही थी, जो इसके इस तरह घर ना आने पर खुद भी हैरान थे, मगर पेशनवाज की इतला पर इनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। भला जब वो खुद ना आना चाहता हो तो क्या वो इसके साथ ज़बरदस्ती करते? उन्होंने गहरा सांस लेकर बीजान को देखा, जो बहुत मुस्तरस होकर बार बार पहलू बदल रही थी। लॉन्च की रोशनी, जर्द रोशनी में इनका चेहरा भी जर्द लग रहा था। कुछ नहीं होगा ज़मानी, वो बच्चा नहीं और ना बेवकूफ़। वो अगर घर नहीं आना चाहता तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ हो बाहर, ना इसका दिल चाह रहा हो घर आने का। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मगर इसने कभी ऐसा नहीं किया ज़मान, कभी भी नहीं, पता नहीं क्यों। मगर मेरा दिल कहता है कि मेरा वली ठीक नहीं है, मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है आगा जान, खुदारा से फ़ोन करके कहें कि घर वापस आए। मगर ज़मान जानते थे कि वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। इनकी बार-बार की गई कई कॉल्स का जवाब अभी तक नहीं आया था। कुछ नहीं है, बस खुदा से इसकी हिफ़ाज़त की दुआ करो, परेशान मत हो। उन्होंने आगे बढ़कर इनके घुटने पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मगर बीजान को चैन न आया। इन्हें किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। अगर ज़मान और बीजान को छोड़कर तुम मद्धम रोशनियों से मुनव्वर ज़ीने का फलांग ऊपर की जानिब जाओ और अमल के कमरे के नींद दरवाज़े से ज़रा अंदर झाँको तो तुम पर कमरे का मंज़र वाज़ेह होगा। वो उदास सी खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन में नज़रें जमाए हुई थी। वो वही कदादम खड़ी खिड़की थी, जिसकी एक जानिब का पर्दा इसने सरका रखा हुआ था ताकि इससे बाहर का मंजर ना चौंक जाए। कहीं ऐसा न हो कि वो आए और उसे पता न चले। इसकी टांगें अब खड़े खड़े दर्द से सुन पड़ने लगी थी, मगर इसे बैठना गवारा न था। वो इसे देखने के लिए, बस एक नज़र देखने के लिए खड़ी थी। और तो दिल तो इसका भी बेजान की तरह घबरा रहा था, मगर वो क्या करती, कहाँ जाती आखिर, किससे कहती? वो नज़रें समझता था, वो तो नज़रों से ही ओझल हो गया था। अगर इसे नहीं देखना चाहता तो ना देखता, मगर इसके सामने तो रहता। इसकी आँख से आँसू टूट के गिरा और चिकने रुखसार पर भय फिसलता गर्दन पे लड़खा। वहीं वली नहीं आ रहा था। इसकी दूसरी आँख से भी एक आँसू टूटा था। वो क्यों नहीं आ रहा था? और अब इसकी दोनों आँखें गर्म पानी से भर गईं। यकायक इसके चेहरे पे फुचार सी बरसने लगी। क्या नहीं जानता, मैं नहीं रह सकती इसे देखे बिना। इसने बहुत से आँसू रोकने के लिए अपने होंठ को सख्ती से दाँतों तले दबाया। ऐसा करने से अब इसका गला दुखने लगा था। मैं कभी बात नहीं करूँगी इससे, वो बहुत बुरा है, मुझे बहुत रुलाता है। वो उसके खिलाफ कुछ इकट्ठा करना चाहती थी, मगर नहीं, इसके अंदर बाहर वही था, बस वही। आंखें खोलती तो वो नजर आता, बंद करती तो वो स्याह पर्दे पर चेक घुमाने लगता। इसने थक कर अपना सर खिड़की के शीशे से टकाया और बेआवाज रोई गई, आ जाओ वली, अब वापस आ जाओ। वो अब तक वहीं खड़ी से खामोश इल्तिजा कर रही थी। सुबह का सूरज आसमान के निचले हिस्से से जरा ऊपर को झांकता अपनी सुनहरी रोशनी हर सू बिखर रहा था। फजर को बासी हुए चंद सायते ही बीती थी जब निगार बेगम सफ़ेद हवेली में दाखिल हुई। बीजा नाश्ते से फारिग होकर लॉन्च की जानिब बढ़ रही थी जब निगार बेगम पर निगाह पड़ते ही ठटक कर रुकी और फिर बेख्तियार आगे को आई। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? इन्हें इस तरह सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में देखकर बीजान जरा हैरान हुई थी, मगर निगार ने कोई परवाह किए बगैर आगे बढ़कर इन्हें गले लगा और फिर सोफे पर पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बैठ गई। बीजान भी इनके साथ बैठी थी। कुछ नहीं, काफ़ी दिन से सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का, बस आज नाश्ते के बाद फारिग थी और हाशिम निकल रहा था डेरे के लिए। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो ज़मानी के यहाँ, और फिर आ गई। सर पर डाले जामुनी रंग के रेशमी दुपट्टे को उन्होंने माथे तक बराबर करते यहाँ वहाँ देखा। अमल कहाँ है? क्या कॉलेज चली गई है? अरे नहीं भाभी, तैयार हो रही है, कमरे में है, अपने पर्चे हो रहे हैं ना इसके। बीवी जान अब ज़रा ढीली होकर सोफे की पुश्त तक टिक कर बैठी और रुख निगार बेगम की जानिब मुड़ा। इनकी बात से सुनकर निगार बेगम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ, बताया था मुझे अर्जुमन ने, नाजिया के भी पर्चे हो रहे हैं ना? अपनी अमल और नाजिया एक ही जमात में ही है ना?
गुड मुड होती जो मामलात के साथ उन्होंने बीजान से पूछा तो बीजान ने सर को खम दिया। जी भाभी खैर से हम उम्र जो हैं अब हमारी बच्चियाँ, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, लंबी उम्र दे, सुख वाली ज़िंदगी दे। आप बताएं दोनों बेटियां ठीक हैं आपकी और आशिम? रब दा शुक्र है ज़मानी सब ठीक चल रहा है। इसी पल अमल जीनों से उतरती हुई नज़र आई। सफ़ेद बेदाग से यूनिफॉर्म पे बड़ी सी चादर लिए वो नीचे उतर रही थी। चुटिया में गोंदे गए इसके रेशमी बालों से चादर ढलक कर कंधों पर पड़ी थी और चेहरा चेहरा साफ ताजगी में यूं दमक रहा था गोया धुला हुआ चांद हो। वो धुली हुई शफाफ चांदनी लगती थी। निगार बेगम को देखती वो मुस्कुराकर इनके करीब आई, फिर हाथ में पकड़ी फाइल्स वगैरह दरमियानी टेबल पर धरी और इनसे गले मिली, सर पर प्यार लिया। मगर इसे निगार बेगम के रवैये में कुछ अजीब सी चुभन महसूस हुई जो इसके लिए नई बात थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ताई जी आप? नरमी से सवाल किया जिसे हम हमेशा करती थी, मगर निगार बेगम इस पर कोई खास तवज्जो न दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अलबत्ता सलाम का जवाब देते उन्होंने इसे सर से लेकर पैर तक गहरी नज़रों से देखा जो इसे अजीब सा लगा। वो अनकंफर्टेबल हुई थी। पर्चे कब तक ख़त्म होंगे तेरे? जी आज दूसरा पेपर है ताई जी, अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। इसके मुस्कुरा कहने पर वो भी मुस्कुराई थी, मगर न जाने क्यों से वो पहली वाली गर्मजोशी मकसूद महसूस हुई। निगार का ये रवैया इसे गैर आरामदेह कर रहा था। जल्दी जल्दी ख़त्म कर पर्चे, फिर माँ का हाथ बटा कैसे इतने जमीले समटेगी थी शादी के अकेले वो। और तो ज़मानी लड़की को ज़रा घरदारी सिखा, कोई काम काज। अब मेरी बेटियाँ मजाल है जब मैं बुर्ज खाने में कदम ना रखूँ तो खुद करती हैं, खुद संभालती हैं। इससे तो उम्र से इतनी भी बड़ी नहीं है। इनके नखुद से कहने पर ज़मानी मुस्कुराए। इन्हें निगार के इस रवैये की आदत थी। बिला वजह तंज जताने से वो बात नहीं आती थी, मगर अमल के लिए इस तरह से बात करने के लिए भी नया था। ख़ानदानी सियासतों में वो कभी बच्चों को नहीं घिसड़ा करती थी, मगर आज आज तो इनकी जून ही अलग थी। अभी पढ़ रही है भाभी, कितना पढ़ाना है तुझे से? उन्होंने ज़माने की बात काटी। भला लड़कियों ने अगले घर जाकर पढ़ाई का क्या करना है? अगर पकाना नहीं आता तो कुछ नहीं आता लड़की को, सिफर हो जाती है ज़माने में वो। और तू भी अमल? उन्होंने इसे चुपते तासुरात से देखा तो इसका दिल जो वली की गैर मौजूदगी में वैसे ही अजीब सा हो रहा था। इनके ऐसे अंदाज से मज़ीद कुढ़ लाने लगा था। सारे फजूल का काम छोड़ घरदारी सीख, तेरे साथ ये फजूल काम दूसरे घर नहीं जाएंगे, ये इज्जत घरदारी ही जाएगी तेरे साथ। सुबह का पाकीज़ा सा उजलापन निगार की बातों की वजह से फीका पड़ने लगा था। अमल से इनके सामने खड़ा होना मुश्किल हुआ। इसे समझ ही नहीं आता कि ऐसी बातों का क्या जवाब दे। जी भाभी मैं इसे सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी। बच्चियाँ वाकई अगर घरदारी नहीं जानती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी किसी भी तालीम का। बीजान इसका फीका पड़ता चेहरा देखकर जल्दी से बात संभाली तो अमल ने इनके सामने रुकना मुश्किल हो गया। इसने जल्दी से सलाम किया और अपनी फाइल्स टेबल से उठाती बाहर की जाने बढ़ी। इसका दिल सुबह ही सुबह अजीब हो गया था। शाहनवाज ऑफिस के काम निपटाता साथ साथ टेबल पर पड़ी चाय से घूंट भी भर रहा था। वली के ना होते हुए भी सारे काम इसके कंधों पर आ गिरे थे। वो जल्दी जल्दी काम समेटने लगा। इसने वली को दो तीन बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर इसका फ़ोन हर बार की तरह बंद आ रहा था। बंद हुए का फ़ोन की वजह से इसकी लोकेशन भी चेक नहीं की जा सकती थी। तो चंद पल परेशान होने के बाद वो पुरसुकून से बैठा काम में मशगूल था। दफ्तर में इसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और मोहसिन अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में बहुत सी पुरानी फाइल्स थी और कुछ बड़े चौकोर से खाकी लिफाफे। इसने फाइल्स के इसके टेबल पर धम से रखी तो शाहनवाज ने खलल पड़ने पर से नागवारी से सर उठाकर देखा। वो चेहरे पे अच्छा सॉरी वाली मुस्कुराहट लिए सामने रखी कुर्सी खींच बैठा और कुर्सी भी इतनी ही आवाज़ के साथ खींची कि शाहनवाज के माथे पे बल पड़े। कोई भी उल्टी सीधी हाँकने से पहले चले जाओ यहाँ से। इसने सिर झुके सर के साथ कहा तो जो वो बात करने के लिए लब खोलने लगा था खफी से देखा। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं बिजी हूँ, मसरूफ़ जवाब आया, मगर मोहसिन मायूस नहीं होता। आगे बढ़कर फाइल्स खोलकर इस पर सरसरी निगाह डालते हुए कहने लगा, सर वली सर सरदार बाबा के सगे बेटे हैं। जितने मजे से इसने ये बात पूछी थी इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से शाहनवाज ने सर उठाया। इसने इसके यूं सर उठाने पर चौंक कर देखा था। क्या नहीं है? इसने पूछा। शाहनवाज ने फाइल बंद करके सामने टेबल पर पटकी थी। फजूल सवाल करने की यहाँ किसी को इजाज़त नहीं मोहसिन, और तुम भी इस बारे में जान लो कि वली सर को ये बात ये बिल्कुल नहीं पसंद। क्या नहीं पसंद इन्हें? इसके चेहरे पे अब तक ना समझता तासुर था। शाहनवाज ने इसे सख्त नज़रों से देखा। वो अपने मुतालिब बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना इन्हें यह पसंद है कि कोई इनके माजी को खो दे। सो अपनी ज़बान बंद रखो और सिर्फ काम पर तवज्जो दो, नहीं तो इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। शाह सर आप मुझसे वाकिफ़ हैं, अगर एक दफ़ा कोई चीज़ मेरी दिलचस्पी का मरकज़ बन जाए तो फिर इससे निगाहें हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता
چاہتا ہے، آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود سب کچھ کھود نکالوں گا، وہ بھی جو ولی سر خود بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ دو معصوم اور لاعبولی سے ضرور تھے، مگر شاہ نواز یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر فکس ہوئے میگزیم بہت شاطر اور بہت باریک بین تھے۔ وہ اسے نہیں بتاتا تو اسے سب جاننے میں ایک دن سے بھی کم کا عرصہ لگنا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ لے پالے کے والدین کون تھے ان کے؟ اس کی چانچی نظروں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ شاہ نواز نے پھر سے گہرا سانس لیا۔ یتیم تھے ولی سر جب سردار بابا نے انہیں گود لیا، اور اب بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ اس نے تنبیہ کر کے سامنے رکھی فائلز کھولی، مگر محسن کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سسی، لیکن یہاں گاؤں میں تو کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، بن ماں باپ کے بچوں کو خاندان والے اپنی ذمہ داری پر سنبھالتے ہیں۔ ولی سر کیا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ پھر وہ سردار بابا کو ملے کہاں سے؟ اس کے سوال پہ اب شاہ نواز کو زج کر رہے تھے۔ اس نے لب کھینچ کر اسے دیکھا تو یکدم سیدھا ہوا۔ اوکے اوکے، میں چلا جاتا ہوں، اور میں کسی قسم کی کوئی کھوج بھی نہیں کروں گا، تم کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ ولی سر کے بہت سے تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات ہرگز بھی مذاق نہیں۔ تم جس کو بھی اپروچ کرو گے تو جواب تمہیں بعد میں اور ولی سر کو پہلے خبر ہو جائے گی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس کی ایسی مسکراہٹ پر محسن تلملاتا ہوا باہر نکلا تو شاہ نواز کی مسکراہٹ سے مٹی۔ اس بات سے تو اسے بھی خوف آتا تھا کہ اگر کبھی کوئی ولی کی کھوج پر نکلا اور اسے ماضی کو کھنگالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ولی کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس بارے میں، اسے ولی کے ہر عمل سے خوف آتا تھا۔ 2 دن پڑ لگا کر گزر گئے اور ولی نہ آیا۔ اب تو بی جان کا صبر تمام ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ گھر میں اس میں معمول ڈھولک رکھی ہوئی تھی، اور یہ ڈھولک مسجد اسرار نگار بیگم نے رکھوائی تھی، کیونکہ بی جان کا تو دل ولی کی وجہ سے انتہائی پریشان ہو رہا تھا۔ ان کا جی اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا، مگر نگار بیگم کو وہ ولی کا کہہ کر ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کی اور خاندان کی ہر عورت کی نظر میں ولی کل کا بھی کن کا ڈھیر تھا، اور آج بھی۔ تو کسی بھی قسم کا انکار کیے بغیر انہوں نے ڈھولکی رکھ لی تھی، مگر اب ان کا دل مستغرب تھا بہت زیادہ۔ لڑکیاں ڈھولک کو درمیان میں رکھے اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی تھی۔ گلابی، زرد، سرخ، جامنی، غرض ہر رنگ لاؤنج میں بکھرا تھا۔ شوق سی لڑکیاں گیت گاتی ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھیں، اور ماحول خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ مغرب ڈھلے وقت بیت چکا تھا، اسی لیے حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ارے زمانی، عمل کہاں ہے؟ کل تو چھٹی پہ ہی ہے، پرچہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر کمرے میں گھسی بیٹھی کیا کر رہی ہے وہ؟ ارجمن نے چہرہ ذرا ترچھا کر کے پیچھے کھڑی بی جان کو دیکھ کر کہا۔ وہ بے چینی سے داخلی دروازے کے آگے ٹہل رہی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، شاید کہ وہ آ جائے۔ جی بھابھی، بس تھک گئی ہے، آج کا پرچہ کہہ رہی تھی کہ بہت مشکل تھا۔ آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ اوپر کی جانب بنے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو نازیہ نے بے اختیار انہیں روک دیا۔ میں لے کر آتی ہوں چاچی اسے، آپ یہیں رکے۔ وہ زرد لباس میں بڑی بڑی بالیاں پہنے چمکیلا سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ بی جان نے مسکرا کر سر ہلایا اور صوفے پر خواتین کے ساتھ آ بیٹھی۔ ڈھولک کی آواز پہ ساری حویلی گونج رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ نظر آئی، شاید نہا کر نکلی تھی، اس لیے اس کے ہلکے گیلے بال پشت پر پڑے تھے۔ گہرے سبز رنگ کے لباس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، گہرے رنگ میں اس پر ہمیشہ بہت جچتے تھے۔ تم کیوں کمرے میں گھسی بیٹھی ہو یہاں؟ نیچے سب کس کے لیے آئے ہیں؟ نیچے سب کس کے لیے آئے ہیں؟ اس نے اس کے سامنے سنگار میز پر ٹکتے ہوئے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرا کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اٹھی ہوں سو کر، بہت تھک گئی تھی آج، کیونکہ رات بھی ٹھیک سے سو نہ پائی تھی، اور صبح پیپر کے لیے بھی اٹھنا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا، مسکراہٹ پھیکی، یہ عمل نہیں تھی۔ پریشان ہو کس بات پر؟ نازیہ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تو اس کا بالوں میں چلتا ہاتھ دھیما پڑا، مگر پھر اگلے لمحے وہ سنبھل کر مسکرائی۔ پیپرز میں تو ایسی ہو جاتی ہوں میں نازیہ، عجیب ڈپریشن سے دن رات ہوتے ہیں، اور مکمل آرام بھی نہیں ہوتا، تو بس اس لیے، باقی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ اس نے بال سجا کر پیچھے کمر پر ڈالے، ڈھیر ساری ریشمی بال کو کمر پر پھیلا سے گئے تھے۔ نازیہ نے اس کے بالوں کو دیکھا، اس کے اپنے بال کبھی اتنے لمبے نہیں تھے۔ اتنی رات میں نہائی ہو، موسم دیکھا ہے تم نے کتنا سرد ہے، پھر کہتی ہو زکام ہو گیا، اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا تم۔ وہ اب اٹھ کر خود کو بڑے سے آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ عمل کے دل میں ہونک سی اٹھی، جانے وہ ان سرد راتوں میں کہاں رہا ہوگا، اور اب کہاں ہوگا۔ ارے نہیں، صحیح ہے موسم، سارا دن تو مل نہیں رہا تھا ٹائم نہانے کا۔ اچھا بی جان کو نہ بتانا کہ نہائی ہوں میں بہت ڈانٹتی ہیں وہ مجھے۔ اس نے بہت حد تک خوش ہو چکے بالوں کو یوں کمر پر کھلا چھوڑا اور سبز دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی مڑی۔ کچھ ذرا سا تیار ہی ہو جاؤ، لپسٹک ہی لگا لو، شادیاں تمہارے بھائی کی ہیں، خوشیاں تمہارے گھر کی، اور میری تیاری دیکھو، تم سے زیادہ تو میں ان کی بہن لگ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو لگا لو لپسٹک،
इसने इसके श्रृंगार में से एक लिपस्टिक उठाई और उसका ढक्कन खोलकर खुले पिंक लिपस्टिक इसके करीब की तो उसने चेहरा पीछे कर लिया। ओहो नाजिया, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, दफ़ा हो जाओ अमल। इसने आगे बढ़कर अपने होठों पर लिपस्टिक गहरी की। अमल इसके पीछे खड़ी आईने में देखती अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। वो शिफॉन का दुपट्टा था, इसलिए बार बार ढलक जाता था। अब चलो भी। इसने नाजिया की तैयारियां देखकर बेजारी से कहा तो वो टटाई से हंसती हुई से कहा साथ कमरे से बाहर निकली। नीचे आकर के सबसे सलाम किया। लड़कियों लड़कियों के साथ चल पल बैठकर ऊट पटांग से गानों पर दो चार तालियां भी पीटी और फिर किचन की जानिब चली आई। इसका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। अब तो वक्तन इसे वली पर गुस्सा आ रहा था। हाँ, इसे सच में वली पर गुस्सा आ रहा था। मगर वो एकदम चौंकी। कोई आदत सी थी जो वापस आ रही थी। इसे याद था वो बचपन में इस पर बहुत गुस्सा किया करती थी। इसे हमेशा दूसरों की बातें खामोशी से सुनना पर डांटा करती थी। इसके लिए अपने कज़न से लड़ा करती थी। मगर अब इसने गहरा सांस लिया। दरमियान में खड़े इस 4 साल के अरसे से ने इसे और वली को दो पहाड़ों में लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ न अब वो पहले जैसी रहे न वली और ये वली। इसने नए सिरे से इस पर गुस्सा आने लगा। आखिर ये कौन सी पिचकाना हरकत है, यूं इस तरह घर से गायब होना। भला कोई छोटा बच्चा है वो, क्या नहीं जानता कि बीजान आगा जान और वो इसके बगैर नहीं रह सकते। इसने गहरा सांस लेकर अंदर उभरते गुस्से को कम किया, मगर बेबसी से इसे और गुस्सा आ रहा था। इसी पर नाजिया किचन में झाँका तो उसे स्लिप के साथ खड़ा पाया। कमरे से निकली तो किचन में घुस गई। हुआ क्या है तुम्हें? वो उसे देखती रह कह रही थी। अमल ने गहरा सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश की। इससे अब नाजिया की मौजूदगी से उलझन हो रही थी। इसे वो लोग नहीं पसंद थे जो बिला वजह सर पर सवार रहते थे। मगर फिर भी इसने नाजिया को हाथ पकड़ के और मजीद इसके किसी भी सवाल से बचने के लिए इसके हाथ किचन से आकर लॉन्च में बैठ गई। इसके आते ही निगार बेगम और जुमल ने ज़ोमानी से तासुरात का तबादला किया, जिसे अमल ने महसूस कर लिया था। कुछ अजीब था या इससे अजीब लग रहा था, वो समझ ना सकी। नूरा चाय लाई तो सब चाय से लुत्फानंदाज होते कोई पुराना गीत गाने लगे। इसे वो याद नहीं था कि सो अपनी चाय लेकर मुस्कुराकर सबको देखे गई। इसी पर वली दाखिल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा किए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसका कमरा लॉन्च की दाएं तरफ एक जानिब बना था, जबकि लॉन्च खवातीन के बाएं तरफ बैठी थी। इन सब का रुख मुखालिफ सिम में था। किसी ने इसे नहीं देखा, अभी जान ने भी, मगर अमल सामने के सोफे बैठी जिसका रुख उसके कमरे की जानिब ही था। इसे देखकर वो पल भर के लिए साकत हुई थी, जो अब कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर जा रहा था। इसने वही निस्वारी लिबास पहना रखा था जो आखिरी मुलाकात पर अमल ने देखा था। वो बहुत लंबे सफ़र से आया हुआ लगता था, थका मांदा बेबस। इसने जल्दी से मुस्कुराकर खुद को नॉर्मल किया और सबके साथ मुस्कुराने लगी। वली को देखकर इसे करार आया था, सुकून में आ गया था इसका हमबख्ता दिल। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि उस पर गुस्सा न थी। वो उस पर गुस्सा थी, वो भी शदीद किस्म का। यकदम इसे अपनी खफ़ी याद आई तो उसके आने की खुशी में गुस्सा गालिब आने लगा। रात को पेपर्स ने नहीं इसे वली ने जगाया था। भला कोई ऐसा करता है किसी के साथ, और ख़ासकर इसके साथ जिसके पेपर्स हो रहे हों। इसे एक एक करके सारे बदले याद आ रहे थे, मगर लॉन्च में रोशन ज़दा कमकुमों में इसका खिलता हुआ मुस्कुराता चेहरा अब के दमक रहा था, और वो जानती थी कि वो बिना किसी श्रृंगार के भी धुले धुलाए चेहरे पर हसीन लग रही थी। वली ने थका सर सोफे की पुष्ट से लगा टिकाया, फिर यूं ही आंखें मूंदे लेटा रहा। कुछ देर बाद बालों में हाथ फेरता उठा और वॉशरूम की जाने पड़ गया। इसने 3 दिन से ये कपड़े पहन रखे थे और अब इन धूल की अजीब सी हमक उठ रही थी। कुछ देर बाद फ्रेश होता वो सुरमई शलवार कमीज में मलबूस बाहर निकला तो उसके गीले बाल माथे पे पड़े थे। नहाने के बाद जैसे सदियों का बोझ हटा था इसके ऊपर से, खुद को हल्का फुल्का महसूस करता वो तौलिए से बालों को रगड़ा था। जब इसके कमरे का दरवाज़ा बजा, इसने हाथ रोका। आ जाऊं मैं? इसके कहने पे सब्ज़ा सरापा इसे दिखाई दिया। वो बहुत एहतियात से इसके कमरे में दाखिल हो रही थी और फिर अपने पीछे से इसने दरवाज़ा भी बहुत आहिस्ता से बंद किया था। वो सब जोड़े वाली लड़की को गंग से देख रहा था। सब्ज़ रंग में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी जलती रूह को करार आया, मगर फिर इसने अपने कमरे में देखकर इसे तशवीश हुई। बीबी आप यहाँ? कोई बात मत करे वली, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ आज। एक पल को इसे लगा वो पुरानी अमल को देख रहा है। इस पर गुस्सा होती छोटी सा नाक सुड़कती अमल को। कहाँ थे आप? 3 दिन वली, 3 दिन। आपको अंदाज़ा भी है कितना परेशान थे हम सब, कितना डिस्टर्ब हो गया था सब कुछ। हम फ़ोन भी कर रहे थे आपको, मगर आपका फ़ोन बंद था। ना कोई अता पता, कुछ भी नहीं, कोई खैर खबर नहीं, कोई पैगाम नहीं। जानते हैं दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, सौ सौ तरह के ख्यालात डस रहे थे हमें। ये फ़ोन ये किस लिए है, किस लिए ईजाद हुआ है ये? सजाने के लिए। इसे इसलिए से ईजाद किया कि ताकि इंसान अपनी खैर खैरियत घर वालों को बता सके, राब्ता कायम रख सके। और आप मोहतरम तो मोबाइल बंद करके बैठे हुए थे, भला तरीका होता है कोई? वो एक ही सांस में बेदरिक बोले गई। वो कितना परेशान हुई थी इसके लिए। इसका दिल हर आन सौ तरह के वसवसों का शिकार हो रहा था, और ये जनाब इस पे सही वाला गुस्सा चढ़ा। मगर बीबी मैंने शाहनवाज को कहा था कि मैं 2-3 दिन तक बाद आऊँगा।
इसके मासूम से जवाब पर अमल के कानों से धुआं निकलने लगा। अच्छा, और हम क्यों यकीन करने लगे इस पराये आदमी पर? हमें बताने के बजाय सिर्फ फ़ोन करके कह दिया आपने और मज़े से गायब हो गए। इधर बीजान ने दरवाजे के आगे टहल-टहल कर पैर शल कर लिए थे अपने। आगाजान अलग सारी रात जागते रहे और मैं खुदारा मेरा तो किसी को ख़याल ही नहीं है। मेरा पेपर सारा ख़राब हुआ और वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं वली। तमतमाते सुर्ख़ चेहरे के साथ बोलती वो कोई अमर हुई शहज़ादी लगती थी जो अपने ग़ुलाम पर बरस रही थी। इसकी शहद रंग आँखों में बला की नाराज़गी थी और फ़िक्र भी थी। वली इन आँखों से पिघलने लगा। वो इस सब का आदी नहीं होना चाहता था, कभी नहीं, मगर वो क्या करता? कोई बहुत जानदार कशिश थी, जिसे अमल की जानिब खींच रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। चंद पल इसे समझ न आए कि क्या कहना चाहिए, तो ये तय कि आप सिर्फ तभी बोलेंगे जब आपको गुस्सा आएगा। इसने आहिस्ता से कहा तो अमल चंद पल कुछ बोल ही न सकी। खैर, आप सबकी बातें ठीक है बीबी, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इसकी नासमझी पर अमल ने इसे देखा। खफ़ा अब भी वो थी इससे, और जिस हक़ से वो खफ़ा हो रही थी ना, वली को बहुत कुछ बिगड़ता नज़र आ रहा था। क्या ये मेरी गैर मौजूदगी से आपके पेपर का क्या क्यों मुतासिर हुआ? उफ़! अमल ने इसकी मुस्कुराहट दबाते इस्तफ़ार पर खोल कर इसे देखा, क्योंकि मैं सारी रात बोलते-बोलते वो बेख्तियार रुकी। वली ने आँखें सिकुड़ कर इसका चेहरा देखा। क्योंकि सारी रात आप क्या? मैं ठीक हूँ, सो ना पाई, जी अकड़ा कर कहा हूँ। क्यों? आपके इसके चेहरे पे वाज़ेह नासमझी थी। अमल ने खुद को मज़ीद तहश आने में से रोका, क्योंकि बीजान आगाजान आपकी वजह से परेशान है। मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आपकी वजह से मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हुई और फिर आली सुबह का पेपर भी। अब इसके पेपर वक़्तन अफ़सोस हुआ था। इसकी पेशानी पर गिरे बाल अब हल्के-हल्के सूखने लगे थे, मगर वो बिखरे बालों से बेनियाज़ खड़ा इसकी तशवीश का जवाब दे रहा था। अमल ने बेसख्त से नज़रें चुराई। कहाँ रहे आप 3 दिन? संभल कर पूछा तो इसने हाथ में पकड़ा तौलिया बेड पे डाल दिया। बस यहीं सड़कों पर था। सड़कों पर? वो भौंचकी सी रह गई। ठंड देखिए बाहर कितनी हो रही है और आप इंतहाई समझदारी के साथ इतनी सर्द रातों में सड़कों पे थे। उफ़ है अली, उफ़! यानी अब आपको भी समझाना पड़ेगा जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। क्या हो गया है आपको? हाँ, क्यों इस तरह करके हमें तकलीफ़ दे रहे हैं आप? इतने अर्ज़ा नहीं हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप इस घर में बसते कितने लोगों की ज़िंदगियों से वाबस्ता हैं, कुछ नहीं पता है आपको। इसकी आखिरी बातों वली ने चेहरा उठाया। कितने लोगों से वाबस्ता हूँ मैं? ये सवाल इसने बहुत ज़ख्मी दिल से किया था। इसकी चगमगाती आँखों में देखकर अमल का दिल तेज़ी से धड़का। नस्वारी आँखें इस पर जमाए वो इनसे पूछ रहा था, बीजान, आगाजान और मैं, हम सबसे वाबस्ता हैं अब। हम सबकी ज़िंदगियाँ अधूरी हैं आपके बगैर। इन 3 दिनों की गैर मौजूदगी गवाह है कि ना बीबी जान चैन से सोई और ना आगाजान। अब भी अगर आपको लगता है कोई आपका नहीं, तो कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता, कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो वली फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो हो गया था बस हो गया, कहानी ख़त्म। सब बहुत तकलीफ़देह था, मानती हूँ मैं, आपके लिए कुछ भी आसान न था, मगर वली, वो चंद कदम चलकर करीब आई। अब बस, अब बहुत अज़ियत दे दिया आपने खुद को, अब बहुत हो गया वली, अब बस कर दें। कब तक नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटते रहेंगे आप? कब तक आखिर अपनी इन तल्ख़ बातों को याद करके खुद को अज़ाब में डालेंगे? क्या इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं है? कोई तो इख्तिताम होगा वली, कहीं तो दरवाज़ा होगा। खुदारा बंद करे दरवाज़े को भी खुद पर। हम बाँध क्यों नहीं लेते? क्या बेकसूर हैं आप? इसकी आँखें बोलते-बोलते नम हुईं और बोली कि सुनते-सुनते इसकी जलती रूह पे कोई नरम सी बारिश बरस रही थी, और वो बारिश अमल के अल्फ़ाज़ थे जिनमें वो खड़ा भीग रहा था। सारी दुनिया से कसूरवार कहती थी, इसके माँ-बाप के किए की सज़ा सुनाती थी, मगर अमल इतनी ही दृष्टि से इन सारे खराफ़ात पे लानत भेज देती थी, और वली को इस तरह का इसका परवाह करना बहुत महँगा पड़ता था। माफ़ी चाहता हूँ, आप सबकी तकलीफ़ का बाइस बना। इसने उदासी से मुस्कुरा कर कहा तो अमल के दिल में को कुछ हुआ। इसका दिल वली के लिए बेताब होने लगा था। आप अपना जब तक ख़्याल नहीं रखेंगे, कोई माफ़ी काबिल कबूल नहीं। वो इसके यूँ घेरने पर हँसा था। मैं वादा नहीं करता, हाँ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो वादा ही चाहिए, बहुत मान से कहती हुई इसे आज़माइश में डाल रही थी। इसका दिल डोल सा गया। ओके, इसने हाथ उठाए, मैं वादा करता हूँ, ऐसे नहीं मेरे पीछे दोहराए, मैं वादा करता हूँ कि कहकर उसे देखने लगी तो वो जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी खुद के साथ लापरवाही नहीं करूँगा। इसके कहने पर इसने दोहराया और अमल बीबी की आपकी वो मुस्कुराई थी। वली ने इसे नासमझी से देखा और अमल बीबी की वो धीरे से दोहराया, हर बात मानूँगा। वो पूरी तरह खुलकर मुस्कुराई थी। काश के वली से अपना दिल खोल कर दिखा सकता कि वो पहले ही इसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। हर बात मानूँगा। इसके दिल पर लगे ज़ख्म पानी बनकर बहने लगे। वो इसकी मोहब्बत से पानी-पानी होने लगा था। आप अच्छे बच्चे हैं, बस किसी को आपसे ठीक तरह डील नहीं करना आता। मुझे लोग आकर कहते हैं कि ये इतना खरद सा बंदा कौन है आखिर? कैसे मुस्कुराना नहीं आता? इसका चेहरा क्यों हरदम इतना सपाट रहता है? तो जानते हैं मैं इन्हें क्या कहती हूँ? मुझे साकित हुआ इसकी बात सुन रहा था। आखिर इस्तफ़ार पर मैं कहानी अंदाज़ में सर हिलाया तो अमल उदासी से मुस्कुराई। लॉन में खुलती खिड़की का पट हुआ था और इससे अंदर अंदर को गिरती हवा जालीदार पर्दे को फड़फड़ा
रही थी। मैं इनसे कहती हूँ कि इस बंदे ने बहुत कोशिश की थी मुस्कुरा कर ज़िंदगी गुज़ारने की, मगर इसकी निगाह ने जालीदार पर्दे से वली तक का सफ़र किया, मगर किसी ने इसे मुस्कुराता हुआ रहने ही नहीं दिया। वो चंद लम्हे इसे देखे गया, इसकी निगाहों में हैरत थी, बेपनाह हैरत, मगर मैं तो वाक़ई ऐसा ही हूँ जैसा वो लोग कहते हैं। इसने शाना उछालते हुए मुस्कुरा कर कहा तो अमल के चेहरे पे तल्ख़ी बिखर गई। आप ऐसे नहीं वली, आपको ऐसा बनना पड़ा है, आप सख्त नहीं थे, आपको होना पड़ा। इसकी जगह सांस लेने के लिए आपको ऐसा करना ही था, मगर मैंने बहुत दफ़ा इस खून को चटकते देखा है, मैंने बार-बार इस चट्टान में दरारें महसूस की हैं। आपकी नवाज़िश है बीबी ये, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों का तबसरा बिल्कुल जायज़ है, वो गलत नहीं कहते, मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही करख्त। तो फिर एक बात बताएँ आप। अम्मल ने दिलचस्पी से इसे देखा और अब वो बालों को हाथ से पीछे कर रहा था। पूछे, आप कभी मेरे साथ सख्ती क्यों नहीं बरतते? इसका बालों में चलता हाथ रुका, चेहरा जो इसने शीशे की जानिब मोड़ रखा था इसकी तरफ घुमाया। ऐसा नहीं है, बस आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैं सख्ती से पेश आता। आपका रवैया, आपका तरीक़ाकार, आपका अंदाज़ बिल्कुल भी नाज़ेबा नहीं। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं जिससे मैं आपके साथ रुखाई से पेश आऊँ। इसने बहुत स्वभाव से, बहुत आराम से इसकी गलतफ़हमी दूर की, मगर अमर को तो गोया झटका लगा था। क्या वो इसके लिए सब जैसी थी? अभी तक तो इसने इसके साथ नरम रवैया नरम रखा था, तो क्या वजह ये थी कि इसने कभी वली को मौका ही नहीं दिया सख्ती का? क्या बस यही वजह थी? तो अगर मैं आपके साथ अच्छे तरीके से पेश ना आई तो क्या करेंगे आप? इसने शहद रंग आँखें पूरी खोल कर रखी थीं, तो मैं भी आपके साथ वैसा ही सलूक करूँगा जैसे हर एक के साथ करता हूँ। जवाबन इसने बहुत संजीदगी से कहा तो अमर का सारा मान कदमों में ढह गया। क्या वो अकेली सफ़र पे चल निकली थी? क्या वली को इससे मोहब्बत नहीं थी? क्या वाक़ई वो तो इसे कसूरवार ही नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि इसने तो कभी ऐसा इज़हार किया ही नहीं था। इसके अंदर बहुत से आँसू एक साथ गिरे। मुझे लगा था कि मैं आपके लिए ख़ास हूँ। इसने डबडबाई आँखों से इसे देखा, वो इसकी नासमझी पे कंधे झटक कर मुस्कुराया। गलतफ़हमी आपकी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे किसी भी अमल से आप इस किस्म की गलतफ़हमी का शिकार हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी भी आपको ऐसा कोई तासुर नहीं दिया। इसकी बहुत आरामदायक सी वज़ाहत पर अमल को अपने सर पर छत घूमती हुई महसूस हुई। तो क्या अब तक वो सिर्फ़ गलतफ़हमी का शिकार थी? ओह खुदाया! आप अपने रोने का शौक़ यहाँ से बाहर जाकर पूरा कर सकती हैं। मैं पहले ही थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। वो अब इसके चेहरे पे मुस्कुराहट की एक रमक भी नहीं थी। अमल की डुबडाती आँखों को बेज़ारी से देखकर कहता हुआ इसे एकदम बहुत ही दुःख दे गया था। इसने बेदर्दी से भीगी आँखें रगड़ी और लफ्ज़ सख्ती से भींचकर इसके वजह चेहरे को देखा। ठीक है, मैं भी अब आपके साथ वैसे ही पेश आऊँगी जैसे मुझे आना चाहिए, क्योंकि आप तो हैं ही ऐसे, इतने ही बेरहम और बदतर तो रहें इस ख़ानदान में सारी ज़िंदगी और भाड़ में जाओ आप। एकदम तैश में आकर वो मुड़ी और ठा की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर की जानिब बढ़ गई। वली ने आँखें बंद करके गहरा साँस लिया। खुली खिड़की के इस पार कान लगाए सुनती नाज़िया ने मुस्कुराते हुए खिड़की की दीवार से सर हटाया और अंदर हवेली की जानिब बढ़ा। वली ने आगे बढ़कर खिड़की के पट बंद किए और फिर दूर जाती सामिया को शीशे में देखा। कतरा-कतरा फैलती रात अब हवेली पर गिरकर सिलकने लगी थी। लाउंज में फैला रंग व बू का सैलाब ज़रा थमा और सब अपने कमरों घरों को जाने लगे, तो वली अपने कमरे से निकल आया। ज़मान और बीजान निगार बेगम के साथ लाउंज में ही बैठे थे और साथ नाजिया और अर्जुमन मुखालिफ सोफ़े पर। इसने आस-पास निगाह दौड़ाई कि कहीं से तो अमर को देख सके, मगर वो इस वक्त लाउंज में नहीं थी। वो संजीदगी से चलता बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो बीजान की निगाह से बच ना पाया। इनकी नज़र इस पे पड़ चुकी थी और उन्होंने बेसख्ता से पुकार कर रोक भी लिया था। वो जो दाखिली दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि एकदम ठहर गया। सबने एक साथ नज़रें फेर कर इसे देखा। वली ने बादल नखवास्ता मुड़कर इन्हें देखा और वापस चला आया। निगार बेगम के कड़े कड़े तेवर और जुम्मन की तनफरी निगाह इसे कुछ भी पोशीदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वो वापस चला आया। ज़मान इसे देखकर सीधा हो बैठे। इसे 3 दिनों बाद देखा था, वो इन्हें मामूल से कमज़ोर लगा। अलबत्ता इनके बरक्स बीजान इसे देखकर निहाल ही हो गई थी। वली बेटा कब आए तुम? वो इसे देखती फ़िरकामंदी से मुस्कुराहट से पूछ रही थी। इसके चेहरे पर नरम सा तासुर फैल गया था, अलबत्ता तबस्सुम अब भी मकसूद था। वो हर वक्त हँसने मुस्कुराने वाला बंदा था ही नहीं। बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। बीजान कैसी हैं आप? वो वहीं खड़ा खड़ा इनका हाल हवाल लेने लगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? इनकी बात पर लाउंज में बैठी ख़वातीन ने एकदम चौंक कर एक दूसरे को देखा था। आगा जान ने इनका चौंकना सराहत से महसूस किया तो जल्दी से बोली, अरे ज़मानी भूल गई हैं क्या? वली को मैंने अपने काम से भेजा था और काम में तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। बेटा जाओ, वली तुम जहाँ जा रहे थे और खाना खा लिया? जल्दी से बाट समेट कर उन्होंने सवाल किया तो इसने सर हिलाया। जी मैं खाना खा चुका हूँ सरदार बाबा, और बाहर की जानिब बढ़ गया।
इसी समय अमल सामने आई और वो नूरा के साथ लॉन में थी और इसके साथ अंदर दाखिल हुई थी। इसे एक पल को लगा तने नफूस लिए आगे बढ़ गई। ये वली ने गहरा सांस लेकर कदम आगे बढ़ाए। जमान तुम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे हो। बख्तियार निसार है और हाशिम भी तो है। इतने सारे बेटे हैं तुम्हारे, बिला वजह इसके हाथ में इतने अख्तियार देकर अपने हाथ मत काटो, क्योंकि लहू जैसा भी हो अपना रंग ज़रूर दिखाता है। निगार बेगम ने इसके जाने का इंतज़ार भी नहीं किया और कुरफर के साथ बुलंद आवाज़ से कहा। इतनी आवाज़ के बाहर निकलते वली ने बआसानी सुन लिया, मगर इस सब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसने एक निगाह पलट कर देखना भी गवारा न किया। अमल भी अब नाजिया के साथ सोफे पर आ बैठी थी और लॉन्च की मध्यम जर्द पत्तियां रोशन थी। नहीं भाभी, वली बहुत ईमानदार और अच्छा बच्चा है, कभी मामलात में हेर-फेर नहीं की इसने। मैंने अरसे से तक प्लांटिंग और ज़मीनों का काम सँभाला है और मुझे इस काम का तजुर्बा बखूबी है। अगर इसमें ज़रा-सा भी खोट होता या मामलात का हेर-फेर तो मुझे जानने में बिल्कुल वक़्त नहीं लगता। उन्होंने बहुत तामुल से इनकी बात का जवाब दिया था, जो कि निगार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इनके चेहरे पे कड़वाहट फैल गई थी। खैर तुम्हारा ही ज़र्फ़ है ज़मान, जो इतना सर चढ़ा रखा है तुमने एक मुलाज़िम को। मैं और हुसैन तो कभी ऐसी बदएहतियाती ना करें, और वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसका ख़मीरी गंदे गंज से उठा हुआ है। निगार बेगम की ज़बान तीखे जुमलों से बाहर आ जाती है ज़रा मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, इसलिए ज़मान की अब की बार खामोश रहे। उन्होंने ख़ानदान वालों के लिए वली के लिए ख़यालात का इल्म अच्छे से था सो ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। मगर अमल, हाँ, वो इसकी ऐसी जगह पे अफ़सरदा हुई थी। भले वही उससे नाराज़ थी, मगर कोई इसके लिए यूँ ज़हर उगलता इसका दिल करता था। छोड़िए भाभी, आप भी किन बातों में लग गईं? ये बताएँ कि मेरी दोनों बेटियाँ कैसी हैं? बख्तियार और निसार दोनों का रिश्ता हुसैन की दोनों बेटियों से किया गया था, इसलिए बीजान ने बात पलट कर का पूछा। निगार मुस्कुराते हुए बताने लगी, अरे क्या बताऊँ ज़मानी, सारा दिन मेरे घुटने लगी रहती है। अम्मा, आपको छोड़कर हमने नहीं जाना, बहुत खिदमत करती हैं मेरी बच्चियाँ, बहुत खिदमतगुज़ार हैं। इस पे आदत वो तो अपनी बेटियों की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने लगी, तो अमल को बेजारियत हुई। पता नहीं कौन कौन माएँ होती हैं जो अपनी औलादों को इस तरह तारीफ़ करते नहीं थकती। हमारी माँ तो हमें नरमी से देख ही ले तो इनका एहसान होता है। इसने सोचकर खफ़ी से बीजान को देखा, जो कभी इसकी तारीफ़ नहीं किया करती थी। नाजी के टोका देने पर वो चौंकी। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा सुबह का? ठीक था, तुम्हारा? इसने भी बात बराए बात की, हालाँकि दिल तो अब तक वली के साथ मेरी पे अटका सा था। मेरा भी बस ठीक ही था। अच्छा सुनो यार, ज़रा वली से कहकर इसका नंबर तो ले दो मुझे। वो दोनों इतनी आवाज़ में बात कर रही थी कि सिर्फ वो ही सुन सके, मगर फिर भी अमल ने इसकी बात पर से बेयकीनी से देखा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसने एक नज़र सामने बैठी निगार को देखकर दबे-दबे से गुस्से में कहा, तो नाजिया ने इसे किनातोज नज़रों से देखा। मैं जानती हूँ कि तुम ये काम कर लोगी, मगर करोगी क्योंकि तुम खुद जो उसे पसंद करती हो। इसने करवाहट से कहा कि अमल पहुँची रह गई। तो क्या अब इसके दिल के हवाले इसके चेहरे पर रकम होने लगे हैं? क्या अब ये सब इसके चेहरे से झलकता है? ओह खुदा! इसे सच में परेशानी ने घेरा था। नाज़िया, इस किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी। अगर ये बात निगाह ताई के कान में चली गई तो? या खुदा, वो तो कहीं की नहीं रहेगी। आज पता नहीं कौन-कौन सा दिन था जिसे यूँ इस तरह झटके मिल रहे थे। पहले वाली, अब ये नाज़िया। ऐसी कोई बात नहीं है नाज़िया, तुम अपनी तरफ के अंदाज़े अपने पास रखो, प्लीज़ आइंदा इस तरह की बात मत किया करना। इसका दिल अचानक ही बहुत तेज़ से धड़कने लगा था। नाज़िया ने तल्ख़ी से सर झटका। और अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारी इस बात से है तो मुझे इसका नंबर लेकर दो, फिर मैं समझूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज करती मुस्कुराहट के साथ इसने कहा, तो अमल का दिल जाके इसकी तबीयत साफ़ कर दे, मगर फिर सबर का घूंट पी कर रह गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। अगर तुम्हें इससे नंबर चाहिए तो खुद ही मांग लो। यकीनन अगर वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता होगा तो तुम्हें अपना नंबर देने में हरगिज़ भी देर नहीं करेगा। अब मुस्कुराने की बारी अमल की थी, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि वली को नाज़िया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम जानती हो कि वैसा नहीं करेगा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। तो फिर इस किस्से को भूल जाओ, वो वली है जितनी तरस्ती से तुमको डील करता है, इसी तरह लिया दिया सबके साथ रहता है। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ इसके लिए। ये कहते हुए इसका दिल एक पल के लिए डूबा था, मगर वो सँभल गई। जो बात करनी है इसे खुद करो, मुझे सब में मत घसीटो। तुम इसे पसंद करती हो, मैं नहीं। बहुत आराम से इसने वाज़ेह कर दिया था, मगर नाज़िया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। अच्छा ठीक है, नंबर तो मैं इससे खुद ही माँग लूँगी, बस तुम मेरे साथ रहना प्लीज़। देखो, इससे इनकार मत करना। इसने जान छुड़ाने के लिए बेजारियत से हामी भरी और लाउंज में ही जमकर बैठी रही, क्योंकि इनके यहाँ बड़ों के दरमियान उठकर जाना मयूब समझा जाता था। वो यहाँ क्यों आया था बाबा? बुलंद चमकती हवेली के सारी बत्तियाँ रोशन थी और मुलाजिम की मौजूदगी ना होने के बराबर, सो वो आराम से पुरतेश लाउंज में आमने सामने बैठे थे। ऐसे के टांग पे टांग रखे बारोब किस्म के हुसैन एक जानिब और दूसरी तरफ से आगे होकर बैठा हाशिम इनके बामुकाबिल। इसे मैंने ही बुलाया था, इनके मुख्तसर जवाब पे इसे तैश आया। ज़रा आगे को होकर बैठा, इसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस घर में ऐसे मत बुलाया करें आप, ये मेरी माँ बहनों का घर है, इस घर के कुछ उसूल हैं। अपने अमाल के
नताइज को यहाँ की दावत मत दिया करें। इसकी आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई तो हुसैन ने इसे नागवारी से देखा। ज़र्द रोशनी से सरा किनारे पर बैठा हुसैन आधी रोशनी में था, आधा अंधेरे में। ऐसे कि इसके चेहरे के तासुरात वाक़ई न थे, मगर वो बिना देखे इसके हर रुख से वाकिफ़ था। ये घर मेरा है हाशिम, और इसके ये असूल भी मैंने ही बनाए, तो इसमें तुम्हारे एतराज़ की गुंजाइश कहीं भी बाकी नहीं रह पा जाती। इसके ठंडे से जवाब पे हाशिम को अपना वजूद तपता हुआ महसूस हुआ। लेकिन इसे आइंदा यहाँ मत बुलाइएगा, ये मेरी आपको पहली और आखिरी वार्निंग है। और अगर अगर आपने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इसकी लाश गाँव के कुत्तों को भी नहीं मिलेगी। कसरती जिस्म वाला हाशिम चबा चबा कर बोलता उठा तो हुसैन ने बस इसे ज़रा सी गर्दन ऊँची करके देखा। तुम वली के मुकाबले पर नहीं हो हाशिम, भले ही तुम इससे उम्र में बड़े हो, मगर तुम्हारा इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम कत्ल करना जानते हो तो ज़माने भर के कुत्तों से इसका भी वास्ता पड़ता है। अपनी पोजीशन और अपनी इस्तेहात देकर हमला करना, किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में ज़िम्मेदार मैं हरगिज़ नहीं हूँगा। ज़िम्मेदार वो जैसे नफ़रत से मुस्कुराया था। इस सारे गम का ज़िम्मेदार आपके अलावा और है कौन? इस सारे हालात के ज़िम्मेदार आप हैं। जो कुछ आपने किया वो कहीं गायब नहीं हुआ, वो वहीं रह गया। हर जुर्म के निशान रह जाते हैं, कुछ भी नहीं मरता। यहाँ तक कि अल्फाज़ भी फ़िज़ा में साकिन रह जाते हैं, जैसे ही कोई वहाँ ज़रा-सा भी बारीक बेनी से देखता है, इसी जुर्म के निशान नज़र आने लगते हैं। अपने आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मगर वो रुका तो सारी हवेली ज़र्द रोशनी में खड़ी किसी कदीम शहर के ज़ेर असर लगी। मगर हर खिलाड़ी कहीं न कहीं चौंक ही जाता है। आपने इसे मस्जिद के बाहर डलवाया और समझ लिया कि इसे तो कुत्ते खा गए होंगे, मगर बाबा, इसकी कनपटी की रग उभरी थी। वो ज़िंदा बच गया और आज भी हमारी नज़रों के सामने घूमता फिरता वो हमारे चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा है। इस सब के बाद वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया, मगर नीम अंधेरे में बैठा हुसैन का चेहरा पहले वाला ना था। इस अंधेरे से कहीं ज़्यादा अंधेरा इसके चेहरे पर बखूबी देखा जा सकता था।